हेलो एंड नमस्कार। हरी यूपीएसआई की मैराथन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं तनसुख पालीवाल, एचओडी लॉ क्लासेस। और आज के इस सेगमेंट के अंदर हम स्पेशली जो है यूपीएसआई के अंदर जो एक ऐसा सेगमेंट, कानून से जुड़ा हुआ जो सेगमेंट है मूल विधि, उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो वनडे मैराथन है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। 9 से 11 मूल विधि का स्पेशल सेगमेंट रहेगा। फिर कंटिन्यूअसली महेंद्र गोयल सर 11 से 1 बजे गणित की क्लास लेंगे। अक्षय सर वहां पर रीजनिंग 1 से 3 बजे और सहदेव सर 3 से 5। अब शेड्यूल कर दो कि भैया आज का संडे तो यूपीएसआई को समर्पित। और वैसे भी हम लोगों ने तो, हम युवाओं ने अपना जीवन अपने सपने को समर्पित कर रखा है। ये जो शरीर है ना, इस पर जब वर्दी का एक स्वाभिमान लग जाता है तो हमारे विचारों का रूप बदल जाता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो खुद को बुलंदियों के रास्ते पर लेके चलो। खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ जा जैसे तैसे, खुद खुदा कर पूछे तुझसे बंदे अब उतरेगा कैसे। हाँ जी, तो अब उतरना नहीं है जीवन के अंदर। अपने मस्तिष्क को बोलो कि ये मेरी मंजिल है और मेरे हाथ में तीर और कमान के रूप में मेरी मेहनत है, मेरा ध्येय है, मेरा आत्मविश्वास है। और लगा लो निशाना, वहां पर लगा लो निशाना। चलिए अब जुड़ जाइए। यहां पर कई सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए भी हैं, अन्य को भी जोड़ लो। जो भी आपके साथी है, देखो ध्यान रखना, कारवा हमेशा मिलकर चलता है। आज के इस 1.5 घंटे की क्लास के अंदर बहुत सारी चीजों को हम करने वाले हैं। ध्यान रखना, सपने जो है ना, सपने वो नहीं है जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो है जो नींद आने नहीं देते। और हमारी नींद उड़ी हुई है किस बात को लेकर? अपने एग्जाम को लेकर। तो गेट रेडी बॉट, पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ आज के सेशन को अटेंड करना है। स्पीड के साथ चलेंगे, लेकिन स्पीड पूरे नियंत्रित तरीके से लेकर चलेंगे। ध्यान रखना, अव्वल आने की दौड़ जो है ना, वो अपने आप में एक ऐसा स्वरूप, ऐसा हमें आत्मविश्वास देती है कि जो दूसरों से बिल्कुल अलग रहता है। चलिए नाउ अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं देखिए 28 फरवरी यानी कि आज का दिन जो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण होने जाने वाला है क्योंकि आज कंटिन्यूअसली जो क्लासेस चलने वाली है वो बेसिकली यूपीएसआई ओरिएंटेड ही रहेगी। इस चैनल पर उत्कर्ष की तरफ से जो पहल की जा रही है, देखो मजा तब आएगा जो चीज यहां पर भेजी जा रही है वही चीज एग्जैक्टली आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, चलिए यहां पर कह रहे हैं कल से वेट था आपकी क्लास का। अरे मुझे भी इंतजार था, आप लोगों के बीच में आने का जो खुशी होता है उसका एहसास ही कुछ और है। अब देखो मुद्दे पे आ जाता हूं मैं। पहली बात तो ये गलत फहमी है कि मूल विधि अपने आप में एक तकनीकी साइंस है, आसानी से हमारे दिमाग में आ नहीं सकती। आज एक एक गलत फहमियों को चुन चुन के मारेंगे। क्या? एक एक गलत फहमियों को चुन चुन के उनका बदला लेने वाले हैं। चलिए अब देखो क्या है यहां पर। सबसे पहले हमेशा आप कोई भी चीज शुरू करने से पहले बेसिक से, ग्राउंड जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास को। और फिर धीरे धीरे हम क्या करने वाले हैं, स्पीड पकड़ने वाले हैं। देखिए यहां पर क्या है कि सबसे पहले तो हमें हमारी परीक्षा का पैटर्न अच्छे तरीके से माइंड में सेट होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी कोर्स की तैयारी करो, सबसे पहला जो काम होता है कि उसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए कि टोटल 2 परीक्षाएं, एक तो लिखित परीक्षा है और शारीरिक दक्षता। अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं किसके बारे में? जो लिखित परीक्षा होगी उसके रिगार्ड्स में बात हो रही है। 160 तकरीबन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सब मिलाकर कुल 400 अंक के होंगे। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2.5 ढाई अंक मिलेंगे और इस प्रश्न पत्र में कुल 4 भाग होंगे। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब रही बात इसके पाठ्यक्रम की, सिलेबस की, ध्यान से सुनना। अर्जुन ने निशाना तब लगाया था जब पानी में उसको उस चिड़िया की आंख दिख गई थी। इस वाक्य से मेरा मतलब है कि आप धनुर्धर लोग तब अपना सही निशाना लगा पाओगे जब आपको पाठ्यक्रम के बारे में सटीक जानकारी होगी। सटीक यानी कि एकदम टू द पॉइंट जानकारी रखोगे, मजा तब आएगा। अब ये आपके सामने जो अभी दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है, ये क्या है? ये आपके उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर आने वाले जो मूल विधि के प्रश्न हैं उनका सिलेबस है। लेकिन इस सिलेबस को आप चाहे तो इस तरीके से पढ़ें और चाहे तो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उसको भी आज मैं कुछ नहीं करना है। जहां पर भी बैठे हो ना, जहां पर भी आपके अपने टेबल लगा रखी स्टडी की, वहां पर क्या करो, एक छोटा सा डायग्राम बनाओ जिसमें इस तरीके से बॉक्सेस बना दो।
देखो मैं पहले ही कह चुका हूं, बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल से आपको सारी बातें बताने का मेरा प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको बिल्कुल उसी लहजे में उसी तरीके से स्वीकार भी करेंगे। जैसे देखो ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है, तो सबसे पहले आपके सामने आएगी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता जो है वो आपके सिलेबस के अंदर है और साथ ही साथ में है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता हमेशा किसी भी टॉपिक को उठाने से पहले उसकी सामान्य जानकारी लेनी है। हमेशा किसी भी टॉपिक को उठाने से पहले उसकी क्या करनी है, सामान्य जानकारी हमें लेनी चाहिए। तो पहली जानकारी हमारे पास में आती है कि भाई भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता ये अपने आप में जो कानून है ये विस्तृत कानून है, बहुत बड़े कानून है। अगर मैं इसको धाराओं में रूपांतरित करूं तो भारतीय दंड संहिता जो 511 धाराओं में फैली हुई है, दंड प्रक्रिया संहिता जो 484 सेक्शंस धाराओं के अंदर फैली हुई है, अगर हम उस तरीके से जाएंगे तो उनको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना लंबा रास्ता है, सारा समुद्र तैरा नहीं जाता। क्या कहा मैंने, सारा समुद्र जो है तैरा नहीं जाता। समुद्र के उस एरिया को ढूंढो जहां पर आपकी तैराकी सबसे बेहतरीन हो सकती है, और ऐसा ही कुछ रणनीति हमें यहां पर अपनाना पड़ेगा। इसके बाद में आप देखिए यहां पर 3 वर्ड लिख रहा हूं मैं। पहला वर्ड है यहां पर महिला, पहला शब्द है यहां पर क्या, महिला। दूसरा शब्द है बालक और तीसरा शब्द है शेड्यूल कास्ट। इन तीनों से संबंधित महिला, बालक और एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, इन तीनों के संबंध में जो ऐसे कानूनी प्रावधान जो इनका संरक्षण करते हैं, संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन करता है। देखो आप लोग जुड़ने वाले हो पुलिस महकमे से, दरोगा जी जिसको हम लोग कहते हैं, तो पुलिस महकमे के अंदर हमें सिर्फ उन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है जो हमारी ड्यूटी से संबंधित है। यानी कि अगर बात की जाएगी महिला के विरुद्ध होने वाले अपराधों की, बात की जाए बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की, और बात की जाए शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध होने वाले अपराधों की, तो वो आपका मुख्य मुद्दा रहेगा। यानी कि यहां पर लिखा हुआ तो है, क्या लिखा हुआ है कि भाई संरक्षण, इनका जो है वो संरक्षण हमें देखना है, लेकिन संरक्षण किससे। अब यहां पर ये बात अपने आप में समझने लायक है कि संरक्षण अपराधों से, शोषण से, एक्सप्लॉयटेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या होगा यहां पर, 2 बातें हमें समझनी है। एक तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, देखो यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपको किसी तरह की समस्या आ रही ना, यहां पर लिखा हुआ है, उसी को मैं संक्षिप्त में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अच्छे से सुनो, जो बातें हैं वो वहां पर अपने आप में दिख जाएगी। चलिए, तो यहां पर महिला, बालक, पहला क्या था, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। दूसरे बाद महिला, बालक और शेड्यूल कास्ट, इनका संरक्षण किससे, अपराध से। ये हमारा दूसरा मुद्दा होगा। उसके बाद तीसरे मुद्दे की बात करें तो यहां पर सिर्फ एक वर्ड हमें याद रखना है, और वो वर्ड होगा यातायात। किससे संबंधित होगा, यातायात से। यातायात यानी कि जो हमारा मोटर व्हीकल कानून है। देखो हर एक शब्द के पीछे क्या होता है, एक कानून छुपा होता है। अगर बात कही जा रही है यातायात के नियम, तो यातायात के नियम का मतलब यहां से होगा जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है 1988 का। कौन सा, जिसको संक्षिप्त में क्या कहा जाता है, एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, जिसको एक्ट यानी कि अधिनियम 1988 का जो ये कानून है, वहां से कुछ, सारे नहीं, कुछ यातायात के नियमों का हमें ध्यान रखना है। अब क्यों, क्योंकि देखो जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसका कोई अलग से तो वैकेंसी आता नहीं है, कहीं न कहीं हमारे ही महकमे में से कुछ लोगों को चार्ज दिया जाता है, इंचार्ज दिया जाता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का। इसलिए उन्हें ट्रैफिक संबंधी सामान्य नियम है उनकी जानकारी होनी चाहिए। देखो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है सामान्य नियम। अब 1988 का पूरा अधिनियम अगर आप पढ़ने का सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। वहां पर सिर्फ सेलेक्टेड, चयनित चीज, किसे छोड़ना है किसे रखना है, ये कला आपके एसआई की मूल विधि के अंदर आपको देनी पड़ेगी। वहां पर आपको ये हुनर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यातायात के संबंध में तीसरा मुद्दा मेरे साथ साथ दोहराइए। पहला मुद्दा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि सबसे बड़ा कानून है। उसके अलावा महिला, बालक और शेड्यूल कास्ट का संरक्षण। अब हालांकि यहां पर जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें लिखा हुआ है महिला, बालक, अनुसूचित जाति आदि का संरक्षण, लेकिन हम थोड़ा सा स्पेसिफिक चलेंगे। उसके बाद में यातायात के पॉइंट आ गया। उसके बाद में हमारे सामने मुद्दा है पर्यावरण का। अब देखो पर्यावरण संबंधी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को हिंदी में कहा जाता है पर्यावरण।
अब कहने को तो इसमें नदियां, जल, जो वायु है वो सब कुछ शामिल है, लेकिन यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि कानून है हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कानून, इसको कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। क्या नाम है इसका? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो यहां पर हमें क्या करना है, उस अधिनियम में से कुछ बातें, कौन सा अधिनियम है ये? 1986 का। 1986 के अंदर एक कानून बना था, उस कानून ने पर्यावरण को संरक्षण करने के संबंध में कुछ बातें बताई थी। तो इस कानून की सिलेक्टेड बातें, सिलेक्टेड चीजें हमें समझनी होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, देखो अब ना अन्य कमेंट्स पे ध्यान मत लगाओ, अभी कम से कम 1.5-2 घंटे की जो क्लास है उसको एंजॉय करो, मूल विधि की। नया बैच कब होगा सारी बातें बाद में करेंगे, अभी पूरा अटेंशन। देखो मैंने आपको कहा था अपने अंदर के अर्जुन को बाहर निकालो, इस 2 घंटे की क्लास के अंदर अपनी पूरी एनर्जी जो है वो लगा दो। वाकई के अंदर सपना देख रखा है, तब तो हमें पूरा जोश लगा के इसके पीछे पड़ना पड़ेगा। और अगर आप जो है भेड़ चाल में चल रहे हो, बुरा मत मानना, आप मेरे अपने भाई बहन हो, इसलिए अपने परिवार के समक्ष अपने दिल की सारी बात मैं कह सकता हूं। अगर आपने ये तय कर रखा है कि यूपीएसआई मेरा सपना है, मेरा जुनून है, इस वर्दी को तो मुझे पाना ही है, अगले 2 घंटे तक पूरी एनर्जी और जोश को बना के रखना। और दूसरी बात, अगर अन्य कमेंट्स में अन्य बातों में उलझ जाओगे ना, ध्यान रखना मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आने वाला है। चलिए आ जाइए मेरे साथ, वापिस जुड़िए। तो पर्यावरण का ये अधिनियम बना हुआ है, इसमें से सिलेक्टेड चीजें हमें क्या करनी है, समझनी है। उसके बाद में वन्य जीव, वन्य जीव को बोला जाता है वाइल्ड लाइफ। क्या बोलते हैं अपन? वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। तो 1972 के अंदर, 1972 के अंदर एक कानून पास हो रखा था, वन्य जीव संरक्षण कहते हैं इसको। तो यहां पर मैं शब्द लिख लेता हूं, वन्य जीव। तो वन्य जीव संरक्षण है, कौन सा कानून है ये आपका अधिनियम है 1972 का। 1972 के अंदर एक कानून पास हुआ था। वापस वही बात, वन्य जीव के संबंध में भी, इस कानून के संबंध में भी सिर्फ वो बातें जो हमारे पुलिस से जुड़ी हुई है ना, जो पुलिस सिस्टम से जुड़ी हुई है, जो कानूनी सिस्टम से जुड़ी हुई है, उन बातों को समझना है। बहुत खूब, आजाद जी वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, उसके तहत मैं उन प्रावधानों को समझना है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहां से पढ़ना है ये जानना बड़ा जरूरी है। कोई भी चीज है, देखो कानून है ना, कभी भी दस्तावेजों के बिना जन्म ले ही नहीं सकता। यहां पर दस्तावेज का मतलब अधिनियम। अधिनियम उसे कहते हैं जो संसद के द्वारा या फिर राज्यों की विधानसभा के द्वारा पास किए जाते हैं, और या फिर जिसको हम अध्यादेश की भाषा कह सकते हैं, जिसको राष्ट्रपति अनुच्छेद हमारे उसके अंदर और 72 और जो 61 और साथ ही साथ में जो 123 और 213 अलग अलग प्रावधान बने हुए अध्यादेश लाने के राज्य के गवर्नर के संबंध में और राष्ट्रपति के संबंध में, उनमें जारी करता है। वहां से मेन कानून का निर्माण होता है, जन्म होता है। उसके बाद में मानवाधिकार, ह्यूमन राइट जिसको कहते हैं। अब देखो यूं तो भैया मानवाधिकार में जाओगे आप सर्च करने ना, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। यूनाइटेड नेशन, ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसने अपनी अलग गाइडलाइन जारी कर रखी है मानवाधिकार के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के भी 1-2 ऐसे निर्णय आ रखे जो मानव अधिकार के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहां पर हमारा जो उद्देश्य है वो है मानव अधिकारों का संरक्षण। यहां पर अगला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, मानव अधिकार, जो मानव अधिकार है उनका संरक्षण। इसके लिए अधिनियम बना हुआ है 1993 का, 1993 का एक अधिनियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसकी मुख्य बातों को हम बाहर लेकर आएंगे, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास सूचना, जिसको क्या बोलते हैं अपन, आरटीआई 2005 का कानून है। 2005 का ये अपने आप में क्या बना हुआ है, कानून बना हुआ है 2005। इसके अंदर की कुछ सिलेक्टेड बातों को हमें समझना है। उसके बाद में आयकर अधिनियम। अब देखो यूं पढ़ने चले गए ना, तो ये जो आयकर अधिनियम है बहुत लंबा चौड़ा है। 1961 का जो ये कानून है बहुत लंबा चौड़ा है, आयकर अधिनियम। उसके अंदर हमें सिलेक्टेड चीजों को देखना है। अपने तमाम दोस्तों के बीच में आज की मैराथन क्लास को स्प्रेड कर लो। इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ध्यान रखना कभी कभार जीवन के अंदर ऐसी भी चीजें करनी चाहिए। सरस्वती का ज्ञान है, जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा अपने आप में। तो यहां पर क्या है, आयकर अधिनियम 1961। इसके अलावा जो है भ्रष्टाचार निवारण, जिसको अपन एंटी करप्शन या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कहा जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है कहां का, 1988 का, 1988 के अंदर एक कानून बना था जो कि भ्रष्टाचार के संबंध में था।
भ्रष्टाचार का कौन सा कानून होगा? 1988 के संबंध में। तो यहां पर ये वाली बातें आ रखी है। इसके अलावा भी देखो, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी जो टेबल है उस टेबल के आगे एक चार्ट आज के बाद लग जाना चाहिए, और वो चार्ट होगा मूल विधि का, और मूल विधि के साथ जो अन्य बातें लिखी हुई है उनका भी। जैसे अगर भारतीय दंड संहिता की बात करें तो 1860 की है ये दंड संहिता। 1860 150 साल पहले बनी हुई थी, और ये मुख्य रूप से किन किन चीजों को हम बात करती है, चर्चा करेंगे। और ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये है 1973। अभी मैं आपको विस्तृत में बताऊंगा कि सारे जो कानून है वो किस तरीके से काम करते हैं। इनके अलावा भी हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो बातें हैं, देखिए, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, जिसको एनएसए के नाम से ज्यादा फेमस है ये एनएसए। उस दूसरा आईटी एक्ट जो है, सूचना प्रौद्योगिकी जो एक्ट है वो वाला कानून। उसके बाद आईटी एक्ट से एक और चीज जन्म लेती है जिसको बोलते हैं अपन साइबर अपराध। साइबर अपराध आज के समय में हम लोग उससे अछूते नहीं है। आपको कोई फोन पे कॉल करके कहता है कि आपके एटीएम में ये बैंक ने बंद कर दिया है, अगर आप इसको वापस एक्टिवेट कराना चाहते हो तो आपको हम जो बातें बता रहे हैं अच्छे से सुनना है, और इसके संबंध में जो कुछ चीजें आपसे पूछे वो आपको चीजें बतानी है, और आपसे ओटीपी वन टाइम पासवर्ड पूछ लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट है जो डेबिट हो जाता है। साइबर अपराध जैसी चीज है। नेट बैंकिंग जो लोग उपयोग करते हैं वो साइबर अपराध के ज्यादा शिकार होते हैं, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अपने आप में बात आती है, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहा जाता है। देखो, ये जितने भी कानून है, भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या नहीं हो, कम से कम कानून का नाम जो है आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पता होना चाहिए। जैसे भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पीनल कोड, शॉर्ट में आईपीसी, पता होना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पता होना चाहिए 1973 की। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, ये हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो कम से कम जो कानून है, देखो आप मूल विधि पढ़ रहे हो तो मूल विधि का मुख्य नाम जो है वो हमें दोनों ही अल्फाजों के अंदर, दोनों ही भाषाओं के अंदर पता होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे जैसे मैं एक्ट का नाम लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे आप में से कई कैंडिडेट जो है बकायदा कौन से साल में, कौन से वर्ष में वो कानून पास हुआ था उसका जिक्र करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा, चलिए इसी तरह से जुड़े हुए रहिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या चीज होती है, हमें सबको पता होना चाहिए। एक बहुत मामला था, हुसैन आरा खातून का मामला था, जहां से भारत के अंदर पीआई लिटिगेशन ने एक तरीके से क्रांतिकारी जन्म लिया। जस्टिस, आदरणीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पीएन भगवती साहब, जो अपने हमारे आजाद भारत के इतिहास में एक अलग ही इतिहास लिखकर चले गए। किसका? जनहित याचिका का। न्याय उस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए जिसके पास पैसे नहीं है, न्याय उस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मुख्य जो बात है वो कहां पर आती है? वो आती है आपके इस जनहित याचिका में। नाम से पता चलता है जनहित, जनता का हित है जिसमें, जनता का हित है जिसमें जनहित याचिका। और फिर हम देखेंगे इसके अंदर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर कई तरह के लैंडमार्क जजमेंट दे रखे हैं। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद को कहा जाता है अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141, देखो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर वो आपको दे रखे हैं 124 अनुच्छेद से 147 अनुच्छेद तक। उसके अंदर एक अनुच्छेद आता है 141 141, ठीक है। अब वहां पर जो है, वहां पर क्या दे रखा है 141 में कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है भारत के तमाम कोर्ट्स को और अन्य संस्थाओं को उसकी पालना करनी होगी, उसकी पालना जो है करनी होगी। यह बात वहां पर कही गई है, ठीक है। तो उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की जब संवैधानिक बेंच, कौन सी संवैधानिक बेंच, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस बेंच को कहते हैं जिसमें कम से कम 5 या उससे ज्यादा जजेस हो। तो संवैधानिक बेंच का जब भी कोई निर्णय आता है वो अपने आप में लैंडमार्क बन जाता है। और सिर्फ संवैधानिक बेंच ही नहीं, कोई अन्य तरह की बेंच है जिसमें कम है जजेस, मतलब 5 से कम है, 2 जजेज हो गए, 3 हो गए, या एक ही जज क्यों ना हो, लेकिन मामला इस तरीके का है, मसला इस तरीके का है कि उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर वो सारी बातें जो एक लैंडमार्क जजमेंट बनने के लिए हो जाती है वो आ रहे, तो उसको बोलते हैं हम लैंडमार्क। लेकिन एक चीज ध्यान समझना, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं ना, उनकी 2 श्रेणियां बनती है, 2 कैटेगरी बनती है।
अगले 1 मिनट तक जो बातें मैं बता रहा हूं सीधे दिल से निकल रही हो, एकदम आपके दिमाग में एंटर करनी चाहिए। मेरी आंखों से एकदम आई कांटेक्ट बना के रखना, क्योंकि कानून को समझना मुश्किल नहीं है, ये एक ट्रिक का काम है, ये अपने आप में एक जादू है। अगर आप उसको फील करोगे तो कानून सीधा का सीधा आपके मस्तिष्क में एंटर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वो निर्णय 2 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। एक होता है रिपोर्टेबल, जिसको आगे रिपोर्टेबल किया जा सके, और एक होता है नॉन रिपोर्टेबल। नॉन रिपोर्टेबल का मतलब वो जजमेंट है वो प्राइवेट नेचर का है, आप उसको बाकी की जनता की श्रेणी पर लागू नहीं कर सकते। तो जो रिपोर्टेबल जजमेंट होता है सिर्फ वही लैंडमार्क जजमेंट कहलाता है। ध्यान से सुनना, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के अंदर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय का एक छोटा सा सिलेबस भी है, और उसको हमें इसलिए समझना है क्योंकि हमें सिर्फ रिपोर्टेबल जजमेंट के बारे में ही जानना है। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं। अच्छा, इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहो आप। क्लास खत्म होने के बाद में इसके जो कमेंट पिन होंगे वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, जो हमारे उत्कर्ष के टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पर आप क्लिक करोगे पीडीएफ खुल जाएगा। इसलिए अभी पूरा कंसंट्रेशन उन बातों पे रखो जो बातें मैं भी आपको बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पूरी तन्मयता के साथ आप पढ़ रहे हैं इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो अनुच्छेद 141, 124 और 147 के बारे में बात करेंगे। और ये जो 3 कानून हैं, ये 3 कानून यूपी के लोकल लॉ है। कैसे हैं? लोकल लॉ है। लोकल लॉ का मतलब क्या होता है? स्थानीय कानून। जैसे अगर भूमि सुधार की बात करूं मैं, तो आपके जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाला 1950 में कानून पास हो रखा है, जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, वहां से ये बात आ जाती है। उसके बाद में भूमि अधिग्रहण, जिसको कहा जाता है लैंड एक्विजिशन, लैंड यानी कि भूमि, जमीन, उसको एक्वायर्ड करना यानी कि एक्विजिशन, और भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू, ये बातें आपके सामने आएगी। आप में से कुछ कहने के सर थोड़ा सा मामला स्लो तो नहीं चल रहा है? अरे स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि पाठ्यक्रम पे बात कर रहे हैं। सिलेबस जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ध्यान रखना, कार चलाने से पहले एक बार रोड मैप को देखना पड़ता है कि हम एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, रास्ते में कौन कौन से शहर आएंगे, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। उसके बाद अगर अपना सफर स्टार्ट करोगे ना, तो किसी तरह का कोई दिक्कत वहां पर नहीं आता है और आसानी से हमारा सफर पूरा भी हो जाता है। तो यहां पर लोकल कानून, वापिस आ जाता हूं मेन पार्ट पे। तो इस तरह का जो डायग्राम बनेगा उसमें जो और कई भी बातें हैं वो भी सारी आ जाएगी, चाहे वो आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में हो, भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में हो, या फिर वो आपके किस पार्ट से कनेक्टेड होगी, या फिर वो आपके लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व से संबंधित होगी। अब भू राजस्व में पुलिस का क्या क्या रोल है, सिर्फ उतना ही समझना है। यूं देखा जाएगा तो लैंड रेवेन्यू कोड, भू राजस्व संहिता बहुत बड़ी है, सारी नहीं पढ़नी है, सिर्फ सिलेक्टेड चीज वो पढ़नी है जो इससे कनेक्टेड होने वाली है। और अब मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं 1 बाय 1 सारी बातों को। देखो, पहले समझेंगे हम यहां पर कि जो हमारा इंडियन पीनल कोड है वो किस तरीके से वर्क करता है। हालांकि देखो, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो आपका पार्ट रहेगा उसके अंदर सिर्फ मूल विधि नहीं है, मूल विधि के साथ साथ संविधान की भी कई जो एस्पेक्ट रहेंगे, और साथ ही साथ में कुछ सामान्य ज्ञान की भी बातें। यानी कि आपका मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान तीनों मिलकर जो है वो आपके इस पार्ट का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं सिर्फ मूल विधि तक, सिर्फ मूल विधि के संबंध में ही कई चीजों को जानेंगे। तो भारत में जितने भी कानून होते हैं वो क्या कानून होते हैं? अपने आप में सिविल कानून होते हैं, सिविल प्रकृति के, और दूसरा कानून होता है आपराधिक प्रवृत्ति के, जिसको अपन क्रिमिनल कानून कहते हैं। देखो, अपने अंदर एक जज्बात रखो और समझना, भारत में जितने भी कानून हो गए, 2 तरह के कानून हो जाते हैं, सिविल और दूसरा हो जाता है क्रिमिनल यानी कि आपराधिक। सिविल कानून का मतलब सीधे शब्दों में बताऊंगा प्रॉपर्टी लॉ, क्या कहते हैं उसको? संपत्ति संबंधी कानून, संपत्ति संबंधी कानून। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। एक एग्जांपल समझना, सीधे आपके पुलिस वाले डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होगा। देखो, एक बंदा है मिस्टर ए, एक एग्जांपल, एक उदाहरण, गारंटी के साथ कह रहा हूं, डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगा। बस अटेंशन रखिएगा, ध्यान पूरा रखना है, और अपने तमाम दोस्तों के साथ में जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ में आज के इस एपिसोड को शेयर करो। मजा आना चाहिए अगले 1.5 घंटे के अंदर। देखो क्या हुआ है, मिस्टर ए जो है उसका कोई सिविल मामला था, सिविल मामला मतलब संपत्ति का मामला था, उसका 3 महीने से किराया बाकी था, 3 महीने से किराया बाकी था। ठीक है, तो किराया कितने था? 5,000 रुपए पर महीने था। किससे बाकी था? 20 से बाकी था। ए चला गया पुलिस स्टेशन, दरोगा जी के पास में, जो कि आपका भविष्य है, जो कि आपका भविष्य, आपकी कर्म भूमि है। तो आपकी कर्म भूमि में वो चला गया, वो पुलिस स्टेशन चला गया, और पुलिस वालों ने कहा सॉरी, हम सिविल मामलों में कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाओ। सिविल मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाओ। अरे ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही बात है,
पुलिस सिविल लॉ के अंदर जब तक किसी अधिकारी का, अथॉरिटी का कोई आदेश नहीं हो, तब तक हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करती। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अवधि, इसमें फिर क्या हो जाएगा कि पुलिस स्टेशन जो है वो मना कर देगा, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट से वहां पर हो सकता है कि जो आदेश मिले उसकी पालना में, कोर्ट कहती है कि मिस्टर पुलिस जाओ और उसको गिरफ्तार करके लाओ, तो वो पुलिस करेगी क्योंकि अथॉरिटी का आदेश आ रखा है, अथॉरिटी का वहां पर आदेश आ रखा है। खैर, तो ये बात मैं आपको, ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा था कि पुलिस का जो काम है वो सिर्फ क्रिमिनल मामलों में, उसी तरीके से भारत में 2 कानून है। आपको मुख्य रूप से जिस बात पर फोकस करना है वो है अपराध। वो क्या चीज है? अपराध। चाहे आपके सामने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो, उसके अंदर भी आप अपराध को ढूंढोगे ना तो मामला ठीक है। दूसरी बात में आप जितने भी हैं, जैसे मान लो आपके सामने आ गया भूमि सुधार अधिनियम या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, तो उसमें भी आपको क्या ढूंढना है? आपराधिक प्रवृत्ति वाले कौन से प्रोविजन है, इनको आपको प्राथमिकता से समझना है, प्राथमिकता से समझना है। देखो, मैं जानता हूं इस बात को कि 2 घंटे के अंदर मूल विधि संपूर्ण रूप से खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन ये तो भी तो सोचो, अगर 2 घंटे के अंदर हमको नक्शा भी हमने बना लिया, हमने अगर मैप भी बना लिया कि किस तरीके से हमको मूल विधि की यात्रा करनी है, तो यकीन मानना कि वो अपने आप में एक डंके की चोट के बराबर की तैयारी होगी और उसी के आधार पर मैं अगले दिनों के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर उसकी प्रिपरेशन करनी है। अब देखो, अब मेन आधा तो छटनी क्या हो गया कि भैया सिविल कानून अलग चीज हो गया। सिविल कानून का मतलब होता है प्रॉपर्टी कानून, संपत्ति कानून, ऐसा कानून जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति से जुड़ा, वो सिविल कानून हो गया। उसके अलावा आपराधिक कानून, आपराधिक कानून भी 2 तरह के होते हैं, बड़ा कानून और एक छोटा कानून। इसको कहा जाता है मेजर लॉ और दूसरा होता है माइनर लॉ। दूसरा क्या बोलते हैं उसको? माइनर लॉ। मेजर लॉ जैसे मैंने आपको बताया था आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, ये अपने आप में क्या हो गया? मेजर लॉ आ गया। जैसे कि सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हिंदी में कहा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, या फिर हमारा जो साक्ष्य अधिनियम है वो इसमें आ जाएगा। छोटे कानून के अंदर क्या है? जैसे कि देखो, SC/ST एक्ट आ गया, SC/ST एक्ट आ गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण हो गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण हो गया, वो भी इसी के अंदर पार्ट में आ जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, ये भी इसी हिस्से के अंदर आपके सामने रहेगा। तो 2 तरह के कानून है हमारे पाठ्यक्रम में, मुख्य रूप से 2 मेजर कानून है। देखो, वापस आ जाओ इस सिलेबस के ऊपर, हमने जो ये सिलेबस डिजाइन किया था, इसमें ये जो हिस्सा है भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपके बड़े कानून हैं। ये क्या है? बड़े। और बाकी के जितने भी एस्पेक्ट है ना, वो सारे छोटे कानून है, माइनर कानून है। तो समझ लेना, मुख्य जो जोड़ लगता है वो बड़े कानून को समझने लगता है, और बड़े कानून से कॉन्सेप्ट आता है किसका? छोटे कानून का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो यहां बेसिकली हमने जो मुद्दा समझा है वो ही समझा है कि भैया 2 तरह के कानून है, और दोनों तरह के कानून को हमें पाठ्यक्रम में जितना दे रखा है उतना ही समझना है। मैराथन के अंदर जब धावक दौड़ता है ना, जब वो रेसर दौड़ता है, तो उसको एक नियम बताया जाता है कि भैया 2 लाइनें हैं, लेफ्ट वाली लाइन से आगे नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, और राइट वाली जो लाइन है, ट्रैक है, उससे बाहर नहीं जाना है। उसको अपने दायरे में रहकर दौड़ पूरी करनी होती है। वो की वो चीज आप लोगों पर भी लागू होती है। आपको अपने पाठ्यक्रम में जो है दोनों लाइनें हैं, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए, अरे ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। अपने जुनून को बस जिंदा रखना और नियमों का पालन करना, डिसिप्लिन तरीके से पाठ्यक्रम की तैयारी करो। मूल विधि क्या, हर तरह का कानून आपकी मुट्ठी में आएगा ही आएगा, बस इरादे हमारे मजबूत होने चाहिए। देखो, तो ये हमने अभी तक समझा कि हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी सारे सिलेबस में पार्ट दे रखे हैं वो कहीं न किसी न किसी कानून से डायरेक्ट हो गए, पहली बात। दूसरा, हमने समझा कि अभी तक जितने भी कानून है वो 2 तरह के भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है हमारा सिविल कानून, जो कि प्रॉपर्टी का कानून है। पुलिस को इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस सिविल मामलों में तब हस्तक्षेप करेगी जब कोर्ट का आदेश आएगा। दूसरी बात में आपराधिक कानून जो है, आपराधिक कानून पुलिस का मुख्य रोल है। अब सुनिएगा सबसे बड़ी बात, आपराधिक कानून के अंदर भी, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर दंड प्रक्रिया संहिता की, किसकी? दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। अब ये जो 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता है, जिसको अंग्रेजी में CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है, इस दंड प्रक्रिया संहिता में कहने को तो 37 अध्याय है। कितने? 37 अध्याय हैं, जो कि अपने आप में
484 धाराओं के अंदर विभाजित हो रखे हैं। 484 धाराएं और 37 अध्याय। ये जो प्रक्रिया है ये लागू हुई थी 1 अप्रैल को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को ये अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। अब ध्यान से सुनिएगा, कौन सा अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ है ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जिन जिन अधिनियम के नाम मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं, सर्च कर लेना, पकड़ के रख देना, एक लिस्ट बना के चिपका देना कि भैया ये अधिनियम कौन सी तारीख को लागू हुआ है। चलिए अब बात करते हैं 37 अध्याय 484 धाराएं। अब 484 धाराओं के अंदर क्या सारी धाराएं पुलिस के संबंधित है क्या? सारी धाराएं पुलिस के संबंधित है क्या? तो जवाब है नहीं। आधी टेंशन खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको। 37 अध्याय में से कुछ एक अध्याय है जो पुलिस की शक्तियों से संबंधित है। आइए वन बाय वन बात करता हूं मैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि दंड प्रक्रिया संहिता क्या है। भारतीय दंड संहिता के बारे में निस्संदेह आपको जानकारी होगी। जितने भी अपराध होते हैं, चाहे वो आपके मर्डर का, हत्या का अपराध हो गया, चाहे वो आपके बलात्कार, रेप का अपराध हो गया, चाहे वो आपके विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली का अपराध हो गया, या फिर दंगा करना, धार्मिकता के विरुद्ध कोई अपराध हो गया, या फिर चोरी का अपराध हो जाए, या फिर लूट है, रॉबरी है, उसके संबंध में अपराध हो जाए, या फिर वो आपके कहीं की रिश्ती 420 जिसको कहा जाता है, छल जिसको कहा जाता है, उसके संबंध में अपराध हो जाए। कई सारे अपराधों की श्रेणियां बनती है। कई सारे अपराधों की श्रेणियां बनती है। देखो अभी दंड प्रक्रिया संहिता का जो बैकग्राउंड है ना, सुनना ध्यान से, सीआरपीसी का जो बैकग्राउंड है वो इंडियन पीनल कोड के अंदर आता है। इसको कहा जाता है भारतीय दंड संहिता 1860 और ये लागू हुई थी आपके 1 जनवरी 1862 के अंदर इस अधिनियम को लागू किया गया था। और पता है इसमें क्या दे रखा है? इसमें अलग अलग तरह के अपराधों का जिक्र कर रखा है। अलग अलग तरह के अपराधों का जिक्र कर रखा है। जैसे देखो कौन कौन से अपराध इसके अंदर आते हैं। सामान्य रूप से अगर मैं बात करूं तो जैसे अपराध आएगा आपके राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध। उदाहरण देता हूं यहां पर आपको मैं, जैसे कि अभी बात चल रही है राजद्रोह की, देशद्रोह का अपराध चल रहा है, सिडिशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, धारा 124A जो धारा है 124A, ये आप लोगों ने अक्सर अखबारों में कहीं की देखी होगी। कोई भी विरोध करता है, अगर वो सरकार दमनकारी है तो कहीं न कहीं सरकार जो है उस विरोध को 124A के नजरिए से देखती है, राजद्रोह के नजरिए से देखती है, देशद्रोह के नजरिए से देखती है। ये बात यहां पर आती है, ठीक है। इसके अलावा 124A के अलावा और भी कई अपराध हैं, जैसे कि विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव, जैसे कानून के सिस्टम के बियॉन्ड जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। देखो जहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर किसको भेजा जाता है? पुलिस को भेजा जाता है कि जाओ भैया वो भीड़ को तितर बितर करो, वहां पे उस भीड़ को खाली करो। भीड़ क्या कर देगी? नुकसान कर देगी। तो ऐसे केस में ऐसा जमाव, ऐसा लोगों का इकट्ठा होना जो अपने आप में आपराधिक प्रवृत्ति करने वाले, आपराधिक कार्य करने वाले हैं, उनका जो सामान्य इरादा है अपराध कारित करना है, लोगों को आतंकित करना है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, तो उसको कहा जाता है विधि विरुद्ध जमाव। अंग्रेजी में कहते हैं उसको हम क्या? अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली जो है वहां पर आ जाएगी। तो अब देखो इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी के अंदर? अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव। अब यहीं से आते हैं आपके दंगे का अपराध। जो दंगे का अपराध होता है उसको भी यहीं पर जिक्र कर रखा है। या फिर एक और अपराध होता है जिसको बोलते हैं बलवा करना, यह भी अपराध इसी के अंदर आता है। तो ये आईपीसी में आने वाले अपराध है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैं बात करूं अगर, तो जैसे देखो कि भाई हत्या का अपराध हो गया, हत्या मर्डर करने का अपराध हो गया। या फिर इसके अलावा आपने किसी व्यक्ति को उपहति पहुंचा दी। उपहति का मतलब क्या होता है? आप तलवार लेकर आए, तलवार हाथ से दूसरे व्यक्ति का हाथ काट दिया, उसको मारा नहीं है। एक तो होता है जीवन को खत्म करना, एक तो क्या होता है जीवन को खत्म करने वाला अपराध, एक होता है उस व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाना। शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराध में हत्या आ जाता है आपके, उपहति आ जाती है आपके, किसी व्यक्ति को किडनैप करना, व्यपहरण करना, उसका अपहरण करना, यह भी इसी के अंदर आ जाता है।
तो ये बेसिक सारी की सारी बातें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, हत्या है, उपहत्या है, इसको आप कह सकते हैं अपहरण है। ये सारे अपराध जो हैं किस में आते हैं, शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराधों की श्रेणी में आते हैं। शरीर के विरुद्ध, शरीर यानी कि आपकी बॉडी के विरुद्ध होने वाले अपराध। इसके अलावा स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से संपत्ति के विरुद्ध अपराध में अगर मैं कुछ एक नाम लिखूं तो नाम आ जाएंगे, जैसे चोरी का अपराध हो गया जिसको अंग्रेजी में थेफ्ट कहते हैं, या फिर किसी व्यक्ति से ब्लैकमेलिंग करना, ब्लैकमेल करना उसको उद्यापन कहा जाता है, या फिर लूट करना, रॉबरी करना, या फिर अगर 5 लोग मिलकर डकैती करते हैं, लूट करते हैं। देखो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, सुनना कि डकैती कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध है। डकैती कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध है। पता है उस सवाल में सिर्फ एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अगर ये जो लूट वाला अपराध है ना, अगर वही अपराध 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर कर ले वो डकैती कहलाता है। 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर कर ले तो वो अपराध की श्रेणी में बदल जाता है, डकैती के अंदर चला जाता है। छल करना, 420 वगैरह, ये सारे अपराध हैं जो किसमें दे रखे हैं आपको, भारतीय दंड संहिता में दे रखे हैं। इन शॉर्ट एक लाइन में आपको सारी बात खत्म कर रहा हूं, वो ये है कि भारतीय दंड संहिता एक ऐसा बड़ा क्रिमिनल कानून है जिसके अंदर क्या दे रखा है, जिसमें यह दे रखा है कि कितने तरह के अपराध भारत में हैं जिसके लिए हम लोग पुलिस की सहायता भी लेते हैं। अब देखो, अब ये जितने भी अपराध हमारे सामने आ रहे हैं ना, पहली बात तो ये जो लिस्ट है ये पूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको एक सैंपल लिस्ट बताई है कि इस तरह के अपराध हो सकते हैं। मानहानि, आपराधिक मानहानि करना, यह भी अपने आप में क्या आता है, एक अपराध की श्रेणी में आने वाली चीज है। कूट रचना करना, फॉर्जरी, धोखाधड़ी करना, वो भी किस में आता है। पीएनबी के अंदर नीरव मोदी ने जो बात की वो क्या है, वो फॉर्जरी का अपने आप में अपराध है। उसने दस्तावेजों के साथ में क्या किया है, छेड़ाखानी किया है, तो वो कूट रचना का अपराध, वो भी आईपीसी के अंदर आता है। तो अलग अलग तरह के अपराध हैं। अपराधों का संबंध पुलिस से सीधा है। क्यों है, क्योंकि जो अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति के होते हैं, संज्ञेय का मतलब सीरियस प्रवृत्ति, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस क्या कर सकती है, बिना कोर्ट के वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको संज्ञेय अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञेय अपराध। तो ये जितनी भी अपराध की श्रेणियां आएगी आईपीसी के अंदर, देखो ध्यान से समझना, जितनी भी आईपीसी के अंदर, यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं मैं, आईपीसी के अपराध, आईपीसी के अपराध। तो जितनी भी अपराध हैं उनको हम 2 तरह की श्रेणियों में विभाजित करते हैं। याद रख लेना, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, ये एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, और वो है कि वो कितने गंभीर हैं, अपराध कितनी गंभीरता लेकर बैठे हैं, उसके अनुसार उनकी बनती है 2 श्रेणियां। एक श्रेणी को कहा जाता है संज्ञेय अपराध, क्या बोलते हैं उसको, संज्ञेय अपराध, और दूसरी होती है असंज्ञेय अपराध। दूसरी होती है इसके अंदर असंज्ञेय अपराध। साथ साथ याद कर लो तो मजा आ जाएगा। संज्ञेय अपराध और दूसरा क्या हो जाएगा, असंज्ञेय अपराध। अब आपका पुलिस का रोल बता रहा हूं इसके अंदर। पुलिस किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करती है तो उसके पास 2 में से एक अथॉरिटी होती है। पहला तो या तो वो मामला ऐसा है जिसमें पुलिस बिना कोर्ट के वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, दूसरा वो मामला ऐसा होता है जिसमें कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। क्या किया है, गिरफ्तारी वारंट है जो जारी कर रखा है। तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध 2 तरह की श्रेणियां इसके अंदर बदल जाती हैं। तो जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके, तो वो मामला कैसा होता है, संज्ञेय का। बिना वारंट के भी क्या कर सकती है पुलिस, यहां पर गिरफ्तारी कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, उसको बोलते हैं संज्ञेय। और दूसरा, यहां पर आपको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट का वारंट चाहिएगा, यानी कि जो न्यायालय है वहां से गिरफ्तारी वारंट चाहिएगा। अब मुझे बताओ, एक सवाल आपसे पूछता हूं, हमने इन बात, संज्ञेय अपराध का मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, और अगर असंज्ञेय है तो कोर्ट का वारंट चाहिए गिरफ्तारी के लिए। मुझे बताओ गंभीर अपराध कौन सा है, दोनों में से गंभीर अपराध कौन सा है, पहला वाला या दूसरा? इसको मैं नंबर देता हूं 1 और 2। मुझे बताओ 1 नंबर वाला गंभीर अपराध है या 2 नंबर वाला गंभीर अपराध है? बताइए। चीजों को अगर आपने समझा है तो आप यहां पर जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ये हमने वर्गीकरण जो किया है, क्लासिफिकेशन जो किया है, वो किया है किसके अनुसार, उसकी गंभीरता के अनुसार में।
कॉग्निजेबल के लिए नो वारंट, बिल्कुल 111 अमित मिश्रा जी देंगे। अरे सबका आंसर आना चाहिए, पार्टिसिपेशन। कभी भी किसी भी क्लास को एक साइडेड मत चलने दो। बहुत बढ़िया कासिम अली जी, अरे वाह क्या बात है। यहां पर मुझे लग रहा है कि सारे कैंडिडेट धनाधन धनाधन। चलिए मुझे कंफर्मेशन मिल गई है कि भैया जो भी हम बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। अब एक और बात सुनना, एक मजेदार बात और बता रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा। 2 नंबर कहने वाले गलत कह रहे हैं, ध्यान रखना। पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी गिरफ्तार कर रही है, मतलब मामला ज्यादा गंभीर है। मामला जो है ज्यादा गंभीर है, इसलिए क्या होगा, पहला वाला जो मामला है वो ज्यादा सीरियस कहलाएगा। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, और उस बात के बाद में तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है। एक शब्द आपको पता होगा, उस शब्द को कहते हैं अपन FIR, FIR। और एक और शब्द होता है जो भी आपको जानना जरूरी है, उसको बोलते हैं NCR। ये 2 तरह के रजिस्टर्ड होते हैं जो पुलिस थाने के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। अगर मामला कॉग्निजेबल है, संज्ञेय नेचर का है, तो पुलिस जो है वहां पर क्या करती है, FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेगी। यानी कि FIR दर्ज करने का मामला इन केस में आता है। इन केस में संज्ञेय अपराध है तो ही पुलिस क्या कर सकती है, FIR दर्ज कर सकती है। संज्ञेय मामला है तो ही पुलिस FIR दर्ज कर सकती है। और यह बात कहां दी अभी बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा होता है NCR। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने शिकायत लेकर आया है, देखो भाई हमारे विरुद्ध अगर कोई अपराध होता है, हम भागते दौड़ते कहां जाते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर पुलिस हमसे पूछेगी भाई क्या अपराध हुआ, क्या अपराध हुआ, और उस अपराध के अनुसार पुलिस पता लगाएगी कि यह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय। क्यों करेगी ऐसा, इसलिए करेगी क्योंकि सिर्फ संज्ञेय मामलों में FIR दर्ज हो सकती है, असंज्ञेय मामलों में नहीं हो सकती। सिर्फ कहां हो सकती है, FIR। आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सीधा सवाल है, FIR किन मामलों में दर्ज हो सकती है, वो सिर्फ संज्ञेय मामलों में हो सकती है। और अगर असंज्ञेय मामले की शिकायत लेकर आप पुलिस के पास चले भी गए ना, तो पुलिस जो ये रजिस्टर मेंटेन करती है, इस रजिस्टर का पूरा नाम है नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर। नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय अपराधों के संबंध में जो रजिस्टर मेंटेन किया, रिपोर्ट मेंटेन की जाती है, तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है उसको कहा जाएगा NCR। मैं लिख लेता हूं यहां पर, देखो अंग्रेजी में लिखना जरूरी है कुछ बातों को। FIR की फुल फॉर्म होगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हिंदी में कहा जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, और इसको कहेंगे अपन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि मामला क्या है, अपने संज्ञेय प्रवृत्ति का है। इतना ही नहीं, और सुनिए यहां पर ये तो बात हमारे समझ में आ गई कि भाई संज्ञेय अपराध जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे, उनमें पुलिस क्या कर सकती है, सीधी FIR दर्ज कर सकती है। एक चीज याद रखना, बिना FIR दर्ज किए पुलिस का सबसे मुख्य काम पता है क्या होता है, पुलिस का सबसे मुख्य काम होता है साक्ष्य इकट्ठे करना। देखो भाई अपराध हुआ है, अपराधी को सजा दिलानी है, अपराधी को सजा दिलानी है, और सजा कौन देगा, सजा तो कोर्ट ही देगा। पुलिस सजा नहीं दे सकती, कोर्ट ही देगा। और कोर्ट जो सजा देगा वो किसके अकॉर्डिंग देगा, सबूतों के आधार पर देगा, और सबूत इकट्ठे करने का काम पुलिस करती है। सो वापस सुन लीजिए, सबूत को इकट्ठा करना, साक्ष्यों को इकट्ठा करने का जो काम है वो क्या करती है, पुलिस है जो करती है। और पुलिस ये जो काम है ना, ये एक प्रक्रिया के तहत करती है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है अन्वेषण। क्या बोलते हैं उसको, अन्वेषण। इंग्लिश में जिसको साधारण भाषा में क्या बोला जाता है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी कि साक्ष्य इकट्ठा करने का जो काम है, इसका उद्देश्य क्या है, परीक्षा में पूछा जाए अन्वेषण का उद्देश्य क्या होगा, अन्वेषण का उद्देश्य होगा साक्ष्य इकट्ठे करना। साक्ष्य इकट्ठे करना, और इकट्ठे करके क्या करेंगे, पुलिस कोर्ट को दे देंगे। अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है, साक्ष्य इकट्ठे करना, यह अन्वेषण का उद्देश्य होता है। और कोई भी अन्वेषण बिना FIR के पुलिस स्टार्ट नहीं कर सकती। कोई भी अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन FIR के बिना पुलिस नहीं कर सकती, इसलिए FIR का सीधा कनेक्शन है। अब देखो सारी बात वापस संक्षिप्त में बता रहा हूं। अपराध अगर संज्ञेय प्रवृत्ति का है तो पुलिस FIR दर्ज करेगी। पुलिस FIR दर्ज करेगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वहां से साक्ष्य इकट्ठे होंगे। साक्ष्य इकट्ठे होंगे तो न्यायालय अपनी कार्रवाई कर पाएगा, और न्यायालय कार्रवाई करेगा तब कहीं जाके अपराधी को सजा मिलेगी।
तब कहीं जाकर अपराधी को सजा मिलेगी। साक्ष्य यानी कि एविडेंस, साक्ष्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एविडेंस। अब सुनो मजेदार बात, पता कैसे चले कि ये अपराध संज्ञेय है और ये अपराध असंज्ञेय है? कैसे पता चलेगा? पुलिस कोई ध्यान लगाएगी, हाँ बाबा जी बताओ कौन सा अपराध संज्ञेय कौन सा असंज्ञेय? ना, ऐसा नहीं है। कानून में सब कुछ स्पष्ट किया गया है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब सुनना ध्यान से। आईपीसी की एक तो ये बात आपको समझ में आई, अभी रुकना, ये चार्ट मैंने कंप्लीट नहीं किया है, अभी इसमें बहुत कुछ और मैं भरने वाला हूं। समझना, हमारा मुद्दा है कि ये कैसे पता लगाएं कि भाई ये जो अपराध है वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है ना, दंड प्रक्रिया संहिता, इसके अंत में 2 अनुसूचियां दे रखी है। जैसे संविधान के पीछे 12 अनुसूचियां है ना, उसी तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता के पीछे 2 अनुसूची है। 2 तरह की अनुसूची है जो वहां पर दे रखी है। अब वो 2 अनुसूची किस तरीके से है? देखिए, जो प्रथम अनुसूची है, पहली वाली, वो अपराधों का वर्गीकरण करती है और किस न्यायालय के द्वारा उस अपराध का विचारण किया जाएगा, सुना जाएगा, उसके बारे में बताती है। ठीक है, बहुत बढ़िया राहुल तिवारी जी, वेरी गुड। मतलब मुझे लग रहा है कि भैया यूपी का जो माइंड है ना, गजब ही डेवलप हो रखा है। बहुत बढ़िया, अब जुड़ जाओ और इस चीज को और बेहतर से समझ लो। देखो, जब तैयारी अच्छी हो ना तो उसको बेहतरीन बनाने का प्रयास करो। इस बात का घमंड कभी नहीं करना है कि मुझे सब आता है, नहीं, कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं हो सकता। अनुसूची 1, इसके अंदर क्या दे रखा है कि जितने भी अपराध हैं उनका वर्गीकरण आपको यहां पर मिल जाएगा। अपराध कौन से? आईपीसी वाले, दंड, भारतीय दंड संहिता वाले। और एक होता है, दूसरी अनुसूची है, अनुसूची 2, इसमें क्या दे रखे हैं? इसमें आपको प्रारूप दे रखे हैं। प्रारूप यानी कि अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं, अलग अलग तरह के फॉर्म्स दे रखे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ये वहां पर दे रखा है। अगर मान लो कोर्ट ने आरोप पत्र तय किया तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो वहां पर दे रखा है। एक मजेदार बात और सुन लो, एफआईआर का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। एफआईआर का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। मान लीजिए ये सादा कागज है, इस सादा कागज पर लिख दिया कि मिस्टर रामचरण ने मुझे है जो कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास किया और इसके तहत उसने ये अपराध किया, मैं चाहता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंपली ये लिख के नीचे साइन कर दिए, दिनांक लगा दिए, जो एसएचओ है, स्टेशन हाउस ऑफिसर या पुलिस का जो थानाधिकारी है, उसके नाम से मैंने लेटर लिखकर भेज दिया, ये भी एफआईआर है, ये भी क्या हो जाएगी? एफआईआर हो जाएगी। तो पहले वाले केस में अपराधों का वर्गीकरण दे रखा है और दूसरे वाले मामलों के अंदर क्या दे रखा है, यहां पर इसका वर्णन कर रखा है। देखो, यहां पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप में से कई लोग हैं जो धाराओं का जिक्र कर रहे हैं। देखो, अगर धारा सटीक रूप से याद है तो ही जिक्र करो, वरना वो नुकसानदायक हो जाता है। जैसे आपने कहा कि भाई संज्ञेय के लिए 2C आ रहा है, ठीक है, लेकिन असंज्ञेय के लिए 2F नहीं आएगा, उसके लिए अलग से 2L दे रखा है। बेहतर मेरा आपसे यही सजेशन है, सुझाव है कि अगर धाराओं के बारे में एकदम निश्चिंत हो तो उसके बारे में सोचो, वरना लेट गो करो उसको। ठीक है, हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, देखो आपका इरादा है, ये आपका इरादा ऐसा ही है ना, इरादे को मजबूती तब देखें जब हम स्मार्ट तरीके से पढ़ पाएंगे। और ये तो बखूबी हम सब जानते ही हैं कि जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। चलिए, तो हमारे पास भी कोई बहाना नहीं है क्योंकि हमारे इरादे बड़े मजबूत हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, कैसे पता चलेगा कि कोई अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है? जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है, उसके अंदर दे रखा है, उसके अंदर ये चीजें मेंशन कर रखी है। प्रथम अनुसूची किसकी? सीआरपीसी की। सर इंग्लिश में मत लिखो सीआरपीसी, मन के भ्रम को निकाल दो। कुछ शब्द आपको हिंदी अंग्रेजी में आसान तरीके से याद करने ही पड़ेंगे। अब आप सीबीआई, अब सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अंग्रेजी का फॉर्म शॉर्टकट है, बट आसानी से याद हो रहा है ना। जो चीजें आसानी से याद हो उसको उस तरीके से याद करनी चाहिए। तो प्रथम अनुसूची के अंदर ये वाली बातें आपको मेंशन कर रखी हैं कि अपराध संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं। अब एक और चीज, अपराधों का एक वर्गीकरण और होता है, और वो वर्गीकरण होता है किस आधार पर? देखिए, समझिएगा, यहां पर एक दूसरा वर्गीकरण कर रहा हूं मैं, दूसरा क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। इसको कहा जाता है कि भाई जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है। पहला वर्गीकरण संज्ञेय असंज्ञेय, और दूसरा क्या हो गया? जमानती या फिर गैर जमानती, गैर जमानती।
इंग्लिश में कहा जाए तो इसको कहा जाता है बेलेबल और इसको कहा जाता है नॉन बेलेबल। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं फिर आगे बढ़ता हूं। देखो क्या होता है कि कुछ मामलों में, उदाहरण के लिए आपने अपराध किया, आपके द्वारा अपराध हो गया, अगर वो अपराध जमानती है तो जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी, चाहे वो पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी करने के लिए आए और या फिर कोर्ट के आदेश के तहत गिरफ्तारी करने आए, अगर आपका मामला जमानती है, बेलेबल है, तो वो पुलिस कहेगी कि हम आपको गिरफ्तार तो करते हैं, लेकिन अगर आप इतने का बॉन्ड भर दोगे, मुचल का भर दोगे या इतने पैसे जमा करवा देते हो तो फिर हम आपको अभी के लिए छोड़ देंगे और जब आपको कोर्ट बुलाए तब आप डायरेक्टली कोर्ट पहुंच जाना। इसको कहा जाता है जमानती अपराध, जमानत हो जाना, ये इस केस में आता है। ठीक है, जमानती अपराध। दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा यहां पर आ जाता है गैर जमानती। सर स्क्रीनशॉट लेना है, छोटा मत करो। अरे सुनो भाई, पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको, मस्त रहो, आश्वस्त रहो, जो कहा है वो डेफिनेटली होगा, पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब तो बस समझने का काम करो, यहां पर समझने का काम अच्छे से हमको करना है। तो एक तो हो गया हमारे पास में कौन सा अपराध हो गया, जमानती, दूसरा हो गया गैर जमानती। अब गैर जमानती वाले केस में क्या होता है उसको समझिए। गैर जमानती वाले केस में सामान्य रूप से आपको जमानत नहीं मिलती है। पुलिस जब गिरफ्तार करने आएगी ना तो वो बकायदा आपको पकड़ के लेकर जाएगी। लेकिन हाँ, गैर जमानती में एक तो न्यायालय आपको जमानत देता है और कुछ विशेष परिस्थिति के अंदर पुलिस का जो थानाधिकारी होता है वो भी दे सकता है, हालांकि देता नहीं है। गैर जमानती अपराध में कोर्ट ही आपको जमानत देगा। ठीक है, यानी कि इन सब का कनेक्शन किससे है, ये दो जो कैटेगरियां बनी वो किससे बनी है, ये कैटेगरियां बनी है एक शब्द से और उसका नाम है बेल। बेल यानी कि जमानत। तो जमानत के आधार पर अपराधों के दो वर्गीकरण होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल, जमानती और गैर जमानती। फिर से वही सवाल, कैसे पता चलेगा, तो वहां पर भी वही आंसर आएगा जो हमारी प्रथम अनुसूची है किसकी, सीआरपीसी की, उसी से पता चलेगा कि वो अपराध जमानती है या नहीं है। अपराध जमानती है या नहीं है वो भी क्या होगा, वहीं पर पता चलेगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने क्या बताया, मैंने एक सामान्य जिक्र बताया कि भाई भारतीय दंड संहिता कहती क्या है, अपराधों के बारे में बताती है और अपराधों की प्रवृत्ति कैसी होगी उसका जिक्र सीआरपीसी करती है। देखो भैया, आईपीसी सीआरपीसी कर्ण अर्जुन है। कर्ण अर्जुन की मूवी देखी थी ना, भाग अर्जुन भाग, तो वैसा का वैसा सीन है यहां पर कि आईपीसी को हो सीआरपीसी चाहिएगा, सीआरपीसी को आईपीसी चाहिएगा। अब जो अगले 1 मिनट में आपको एक बात बताने वाला हूं, सीधी आपके माइंड में जाएगी और वो क्या है समझिए। इन दोनों में संबंध क्या है, किसमें, इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंदर और साथ ही साथ में सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर। इन दोनों में आपस में संबंध क्या है उसको अभी हम जानने की कोशिश करने वाला है। देखो क्या होता है कि यहां पर है अपराध, ठीक है, अपराध भी दे रखा है और क्या दे रखा है, अपराध किन मामलों में अपवाद में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एक शब्द लिखा है मैंने यहां पर, अपवाद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। कई बार हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो अपराध की श्रेणी में तो आता है, जो अपराध की श्रेणी में तो आता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में वो एक्सेप्शन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक 18 साल का व्यक्ति बंदूक पिस्टल उठाता है, किसी व्यक्ति को गोली मार देता है, मर्डर का अपराध हो जाएगा सामान्य मामलों में। शर्त है कि उसके माइंड में ऐसा इरादा होना चाहिए। लेकिन अगर 7 साल से छोटा बच्चा अगर यही काम करे तो वो अपवाद में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा, अपवाद में आ जाएगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा और आपने गांव के पेड़ पर चढ़ा के उसको फांसी दे दी, उसको मार दिया, पेड़ से लटका दिया गर्दन से, आपने कौन सा अपराध किया है, हत्या से किया है। लेकिन वहीं पर ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने फांसी की सजा दे रखी है, तो जो जल्लाद होता है, जल्लाद उसको फांसी पे लटका रहा है, क्या उसने मर्डर किया है क्या, नहीं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, वो अपनी क्या कर रहा होता है, ड्यूटी कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए वो श्रेणी के अंदर नहीं आता, वो अपराध में नहीं आता। यानी कि अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी करते हुए करे
तो अपराध में नहीं आएगा। 7 साल से छोटा बच्चा करे तो अपराध में नहीं आएगा। किसी व्यक्ति को आपने जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिलाया उसकी सहमति के बिना और नशे के अंदर फिर उसने कोई अपराध कर दिया, वो अपवाद में आ जाएगा। आप किसी मरीज को, एक्सीडेंट के मरीज को हॉस्पिटल लेकर गए, ठीक है, और वहां पर आपने कहा डॉक्टर साहब इसका इलाज कीजिए, मर जाएगा ये। डॉक्टर साहब ने कहा देखो मैं कर तो दूंगा लेकिन रिस्क है, इसमें इसकी मौत भी हो सकती है। तो यहां पर डॉक्टर साहब ने कंसेंट लेकर फिर उसका इलाज शुरू किया, इलाज के दौरान मौत हो गई, मृत्यु हो गई। क्या डॉक्टर साहब ने यहां पर कोई अपराध किया? नहीं, वो अपवाद की श्रेणी में आएगा। और सुनिए, एक महिला रात को ऑफिस से घर की ओर आ रही थी, रात का समय हो रखा था 9:30 बजे। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। महिला को ऐसी आशंका हुई कि ये लोग उसके साथ कुछ अनैतिक, कुछ गलत हरकत करने वाले हैं। वो महिला एक जगह पर छुप गई। महिला के पास में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसको आते हुए लग गया कि ये लोग इस तरीके से उसको मार सकते हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन वाली साइड के ऊपर चढ़ के उसने ऊपर से 2 पत्थर उनके ऊपर गिरा दिए। मार सकते हैं या उसके साथ रेप कर सकते हैं, उसको ऐसी आशंका हुई। तो अपनी डिफेंस करने के लिए, अपनी प्राइवेट डिफेंस, खुद को बचाने के लिए उसने क्या कर दिया? उन पर पत्थर गिरा दिए। यहां पर क्या उस महिला ने अपराध किया? नहीं किया। आप घर के अंदर सो रहे हो, रात को 3 लोग हथियार लेके आपके घर के अंदर घुस गए, लूट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। आपको लगा कि तो मार देंगे। अब आपके जो दादाजी थे वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, उनके पास में राइफल पड़ी थी, आपने राइफल उठाई, उनको शूट कर दिया। क्या आपने कोई अपराध किया? नहीं, आपने प्राइवेट डिफेंस किया है, आपने आत्मरक्षा की है। आत्मरक्षा खुद की भी हो सकती है, किसी अन्य की भी हो सकती है। सुनिएगा, आत्मरक्षा, डिफेंस खुद की भी कर सकते हो, किसी अन्य की भी कर सकते हो। डिफेंस शरीर की भी हो सकती है और साथ ही साथ में संपत्ति की भी हो सकती है। शरीर की भी हो सकती है और संपत्ति की भी हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर एक कैंडिडेट कह रहे हैं सर हम लोग वकील नहीं है। अरे यार, कौन सी ऐसी बात थी जो मैंने वकालत वाली कर ली, बताओ। सीधे साधे उदाहरण आ रहे हैं जो आपके सामने रख रहा हूं, जो हम लोग बॉलीवुड की मूवियों में देखते आए, उन्हीं से कानून सीखना है, कहीं और से चीजें सीखना तो नहीं है। ये भ्रम निकालो भाई। ये गलत है कि वकील आपको मतलब कानून तभी समझ में आएगा जब आप LLB करोगे, नहीं। और ये तो बहाना चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो सपना है वो अलग टाइप का है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। सुन लीजिएगा इस बात को, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए जो ये भ्रम है उनको बाहर निकालो, गलत फहमियों को बाहर निकालो। कानून को पढ़ना है तो LLB की जरूरत नहीं है, ये बात समझ लो। अब आ जाओ मेरे साथ वापस। तो IPC में क्या दे रखा है? अपराध दे रखा है, ठीक है। अलग अलग तरह के जो ऑफेंस है उनके बारे में जिक्र कर रखा है। और इतना ही नहीं, अपराध के लिए सजा कितनी होगी ये भी दे रखा है। अपराध के लिए सजा कितनी होगी ये भी दे रखा है। अब देखो, लगे हाथ एक और चीज समझ लो, सजा कितने तरह की होती है। सजा कितने तरह की होती है? देखो, पहला पॉइंट है कि सजा के अंदर नंबर 1 यहां पर लगाया जा सकता है जुर्माना। क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना। दूसरा, इसके अंदर इसमें दिया जा सकता है मृत्यु दंड। क्या दिया जा सकता है? मृत्यु दंड। तीसरा, इसके तहत आजीवन कारावास हो सकता है। आजीवन कारावास हो सकता है इसके अंदर। चौथा बिंदु इसके अंदर आ जाएगा कि इसमें अन्य तरह का, आजीवन तो नहीं, अन्य कारावास। और ये कारावास है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो सादा कारावास, सरल, और या फिर सश्रम। देखो नाम से ही पता चल रहा है, सश्रम मतलब श्रम सहित। वहां पर आपसे पहाड़ से पत्थर तोड़वाए जा सकते हैं, गट्टी चक्की पीसिंग करवाई जा सकती है ना, इस तरह की चीजें कराई जा सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? आपके जुर्माना, मृत्यु दंड हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, और या फिर ऐसा कारावास जो सादा भी और सश्रम भी हो सकता है। और अंत में आपकी संपत्ति को संप्रहित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संप्रहण करना। अच्छा, संप्रहण का मतलब होता है फॉरफिट करना, ये भी किया जा सकता है। तो 5 तरह की सजाएं जो है ना वो भी आपको इसमें मिलेगी। नोट कर लो कौन कौन सी सजा है जो आपको भारतीय दंड संहिता में दी जा सकती है, भारतीय दंड संहिता में दी जा सकती है, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। अब देखो अगले बिंदु पर आते हैं। तो एक तो आपको अपराध दे रखा होगा। अपराध के कितने वर्गीकरण समझे हमने? फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो। संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, ये सारी बातें हमने समझी, ठीक है। तो अपराध कितने तरह के होंगे और साथ ही साथ में उनकी सजाएं जो है वो भी यहां पर दे रखी है।
अच्छा एक और बात, दो और सजाओं के बारे में यहां पर जिक्र कर रहा हूं मैं, उनको भी समझना। एक होता है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध, देखो अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी अच्छी है तो आपको पता होगा परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर से उसको रोक कर रखना, एकांत परिरोध। आपने सरबजीत मूवी देखी थी, रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय वाली, उसके अंदर सरबजीत में को जो कैरेक्टर था उसको पाकिस्तान की जेल में एक बक्से के अंदर बंद करके रखा था, जहां पर वहीं पे उसका खाना पीना जाना सब कुछ वहीं पर हो रहा था। एकांत, जब आपको चार दीवारी के अंदर छोटे से कमरे में बंद किया जाता है जहां पर कोई नहीं आ जा सकता, उसको कहा जाता है एकांत परिरोध। एक ये भी सजा होती है। अगर आपने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए सश्रम कारावास है तो विशेष परिस्थिति में आपको एकांत परिरोध जैसी सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, ये है हमारे भारतीय दंड संहिता के अलग अलग। देखो ये जो सजाओं वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अब देखो अगर आप धाराओं का जिक्र करें, मैं सिर्फ धाराएं लिख रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप धाराओं को रट्टा मारें, नहीं करने की जरूरत है। हम लोग पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई जज का एग्जाम नहीं देने जा रहे कि जो हमको एकदम धारा एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए, नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर क्या होगा कि सजाओं के संबंध में तीसरा अध्याय, टोटल इसके अंदर 23 अध्याय है भारतीय दंड संहिता में, उसमें तीसरा जो अध्याय है वो आपके सजा के बारे में बात करता है। 53 धारा 53 से लगाकर 75 तक जो है अलग अलग तरह की सजाओं का सामान्य प्रावधान दे रखा है। एक होता है एकांत परिरोध और एक होता है वृद्धित दंड। वृद्धित दंड, वृद्धित दंड का मतलब बढ़ा हुआ दंड, मतलब पहले वाली सजा से ज्यादा सजा यहां पर मिल सकती है। तो उनको भी थोड़ा साइड बाय साइड याद कर लो, लेकिन मुख्य रूप से सजा ये होती है। आईपीसी के अंदर ये स्ट्रक्चर है जो आपको मिलेगी, और साथ ही साथ मिलेगा अपवाद। अब ये अपवाद कहां से कहां तक दे रखे हैं, देखो 53 से 75 तक तो अलग अलग तरह की सजाएं हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पनिशमेंट, और एक होती है अपवाद। ये दे रखे हैं आपको 76 से लगाकर 106 तक, 76 से लगाकर 106 तक दे रखे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, धाराओं को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाओ वापस, देखो अब क्या हुआ, आईपीसी का ये तो हमने स्ट्रक्चर तो समझ लिया। एक तो भाई इसके अंदर अपराध दे रखे हैं, दूसरा कौन कौन से केसेस अपवाद में आते हैं वो दे रखा है, और तीसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर जो है सजा के बारे में प्रावधान। आप में से कैंडिडेट पूछे हैं फॉरफिट क्या होता है। देखो फॉरफिट का मतलब होता है जैसे आपने कोई संपत्ति है, उदाहरण के लिए समझो आप राज्य के विरुद्ध कुछ विद्रोह करना चाहते हो पूरा भारत सरकार के खिलाफ, और इसके लिए आपने कुछ हथियार इकट्ठे किए, कुछ गाड़ियां वाड़ियां इकट्ठी की, तो अगर आपका अपराध साबित हो जाता है तो आपकी जितनी भी गाड़ियां वगैरह है ना, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, इनको सरकार जब्त करके अपने पास ले सकती है, अपने पास ले सकती है। इसको कहा जाता है संप्रहण करना, फॉरफिट करना। समझ गए? कुर्की से इसको मत जोड़ो राहुल जी, कुर्की से मत जोड़ो, वो अलग कॉन्सेप्ट है। देखो भैया बुरा मत मानना, थोड़ा सा क्या है कि कई बार अनकंप्लीट नॉलेज हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सरल भाषा में जो बातें बता रहा हूं उनको समझें। सुनील जी याद करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। कानून आपके एग्जाम के अंदर आपके आंसर जो है वो आपके सामने होंगे, आपको उनमें से टिक करना है, समझा हुआ होगा, सामने आएगा, पता चल जाएगा। हमें पता है कि पीला कलर कैसे दिखता है, अब एग्जाम में आपके सामने 4 कलर रखे जाए तो क्या पीला कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते? कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। अधारणा, अभी तक जितनी बातें बताई समझ में आई कि नहीं भाई? हाँ या ना में मुझे बताओ। अगर समझ में आई है तो मेरा विश्वास है परीक्षा में आएगा तो आप टिक कर लोगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी सजा हो सकती है, तो क्या आप टिक नहीं कर पाओगे? 100%, 100% टिक कर पाओगे। अब वापिस जुड़ो एक बार। तो ये तो हो गई आईपीसी के बारे में। अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की, तो उसमें क्या क्या मिलेगा उनको समझना। कोर्ट जो है वो सजा दिलाने का काम डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, कोर्ट को सबूत चाहिए होते हैं, सबूत के आधार पर वो विचारण करेगा, है ना। ये सारी बातें भी वहां पर आती है। तो ये जो प्रक्रिया है कहां से कहां तक कि भाई आरोप लगाए गए, आरोपी को अंत में जाकर 2 तरह की चीजों में बदला जा सकता है। जिस पर आरोप लगाए उसको आरोपी कहते हैं। देखो एक डायलॉग आपने सुना होगा हिंदी फिल्मों के अंदर, जब तक आरोप साबित नहीं किए जा सकते उसको हम क्या नहीं कह सकते, अपराधी नहीं कह सकते। ये लिखा सुना है ना आपने डायलॉग, सनी देओल जी की तो मूवी कई बार आती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अच्छा वो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग है ना, वो भी दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर ही आता है। जिंदगी को मुस्कुरा के जियो, अच्छे से पढ़ो, दबाव में नहीं पड़ना है।
ये जो मस्तिष्क है ना, ये जब एकदम शांत होता है तब सबसे बढ़िया वर्क करता है, सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। तो आरोपी को हम दो जगह पर लेकर जाते हैं, ध्यान से समझना, एकदम सरल भाषा में बात बता रहा हूं। एक तो होता है कि अंत में जाके वो दोष मुक्त हो जाए, दोष मुक्त हो जाए कि भाई इसने कोई अपराध नहीं किया, बाइज्जत इसको वरी किया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है दोष सिद्ध, दोष सिद्ध। अब ये भी डायलॉग आपने सुना होगा, सजाए मौत सुनाई जाती है। तो दोष मुक्त और दोष सिद्ध, ध्यान से समझना। देखो ये बातें मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि बाकी की जो कानून है वो छोटे छोटे हैं। ये जो भारतीय दंड संहिता है और जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये बड़े कानून है। बड़े कानून को समझने के लिए ट्रिक जो है वो हमारे मस्तिष्क में एकदम सटीक होनी जरूरी है, ठीक है। अब देखिए नाउ, अब बात करते हैं आरोपी जो है वो दोष मुक्त और आरोपी या तो दोष सिद्ध। लेकिन होगा कैसे, ये कब होगा? दोष सिद्ध होने का मतलब पता है, उसके आरोप सिद्ध हो गए। सिद्ध होने का मतलब प्रूव्ड हो गए, सबूत हो जाओ, साबित हो गए। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एक्विटल और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्विक्शन, ठीक है। दो शब्द यहां पर आ जाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है ना, कहां से कहां तक, ये जो प्रक्रिया है कि मतलब आरोपी को आरोप लगाने से लेकर आप उसका सिद्ध करते हो कि वो दोष मुक्त होगा, दोष सिद्ध, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको दे रखी है कहां पर? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर। अब अगले 2 मिनट के अंदर कुछ बातें कह रहा हूं मैं, सीधा आपके मस्तिष्क में डायरेक्ट एंट्री होनी चाहिए उसकी। गेट खोल के रखना, मैं भेज रहा हूं यहां पर कुछ ज्ञान की बातें। देखो सबसे पहले हमने समझा कि जब संज्ञेय मामला होता है पुलिस सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। दर्ज करती है एफआईआर तो पुलिस अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन करेगी, साक्ष्य इकट्ठे करना, साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद में फिर क्या करेगा वो, कोर्ट के सामने पुलिस है जो चालान पेश करेगी या आरोप पत्र पेश करेगी, उसको अंग्रेजी में चार्जशीट कहा जाता है। चार्जशीट के आधार पर और जो सबूत पुलिस ने पेश किए उनको लेकर और साथ ही सामने वाला जो व्यक्ति जिसको अभियुक्त बना रखा है, जिस पर आप आरोप लगाते हो, उसको कानूनी भाषा में कहा जाता है अभियुक्त। क्या कहेंगे? इस बंदे को क्या कहा जा सकता है? अभियुक्त कहा जा सकता है। अभियुक्त, ये शब्द थोड़ा सा अगर आप याद कर सको तो अच्छा रहेगा। अभियुक्त, उसको क्या कहते हैं? एक्यूज्ड कह दो या अभियुक्त कह दो, ठीक है। जिस पर अभियोजन चलाया जा रहा है वो हो जाएगा अभियुक्त, ठीक। तो अब अभियुक्त के साक्ष्य भी लिए जाते हैं और उसके आधार पर कोर्ट क्या करता है? पूरी कार्रवाई को सुनता है, दोनों पक्षों को सुनता है, सबूतों को एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और उसके आधार पर तय करता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए। ये जो सारी प्रक्रियाएं ये भी इसमें दे रखी है। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो हम सब के लिए जाननी बहुत जरूरी है वो है कि भाई पुलिस का सीआरपीसी में क्या रोल है। पुलिस जो है, क्योंकि आप सब लोग कहां जाने वाले हो? आप सब लोग पुलिस डिपार्टमेंट में जाने वाले हो, इसलिए ये बात तो आपको पता होनी ही चाहिए। सबसे पहला जो रोल होता है पुलिस का वो होता है इसके अंदर धारा 36। देखो कुछ एक महत्वपूर्ण धाराएं बता रहा हूं मैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी सुपीरियर ऑफिसर है, सुपीरियर का मतलब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जैसे उदाहरण के लिए एसपी साहब लिख सकता हूं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी संज्ञेय मामला होता है, व्यक्ति जाता है पुलिस के पास में, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, लेकिन कुछ मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। उन्हें लगता नहीं यार हमको तो मामले में दम ही नहीं लग रहा है, तो उस बंदे के पास एक और विकल्प है कि वो जिले के एसपी साहब के पास जाएगा, ठीक है। और एसपी साहब से क्या करवाएगा? ये निवेदन करेगा साहब मेरा ये मामला बन रहा है और जो पुलिस स्टेशन वाली पुलिस है वो मामला दर्ज नहीं कर रही है। तो एसपी साहब के पास ये पावर है कि वो खुद उस मामले को दर्ज करे या उस पुलिस स्टेशन को ये निर्णय दे कि भैया क्या करना है, यहां पर आप उस मामले को दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन ये पावर उनको मिलती कहां से है? तो ये पावर कहने को तो देखो भाई 154 आपने अभी याद किया, 154 में एफआईआर दर्ज होती है। अब इसी 154 के अंदर एक और सब सेक्शन आता है 3, 154(3). यहां पर क्या होता है कि जो एसपी साहब है ना, ये पुलिस को आदेश दे सकते हैं कि आप एफआईआर दर्ज करो। और ये बात लिखी गई कहां पर है? ये लिखी गई है धारा 36 के अंदर। धारा 36 के अंदर यानी कि जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं
उनके पास में, उनके अंडर में आने वाले तमाम जूनियर ऑफिसर्स का पावर जो है वो उनके पास में होता है। तमाम जूनियर ऑफिसर की जो पावर है वो उनके पास में होती है। ये बात धारा 36 में लिखी गई है। तो धारा 36 का 154(3) के इस तरह से कनेक्शन जुड़ता है। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की जो शक्तियां हैं वो यहां पर आपके सामने आ जाती है। तो एक तो आपको ये याद करना है, नंबर 1 तो ये। दूसरा आपको जो इसमें याद करना है वो आपको देखना है प्रिवेंटिव पावर, क्या बोलते हैं इसको, निरोध की शक्तियां, निरोधक शक्तियां, अपराध को रोकने की शक्तियां, इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रिवेंटिव पावर। अब ये पावर मुख्यतः आपको कहां दे रखी है, धारा 149 से लेकर 153 तक दे रखी है। एक उदाहरण बताता हूं। अगर पुलिस वाले को लगे कि भाई इस मामले के अंदर क्या हो रहा है कि व्यक्ति को अगर नहीं रोका गया तो ये शांति भंग कर देगा, क्या कर देगा, शांति भंग कर देगा, लोगों को क्या करता है, एक्साइट कर सकता है अपराध करने के लिए, तो धारा 151 के तहत पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। क्यों गिरफ्तार किया, ताकि वो अपराध नहीं करे, अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये पुलिस की पावर में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना वो सीआरपीसी के अंदर आपके आएगी अरेस्ट वाले प्रावधान। कौन से अरेस्ट वाले प्रावधान, अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें आपको है वो यहां पर मिलेगी। कौन से अध्याय, चैप्टर 5 के अंदर। देखो सिंघम मूवी देख रखी ना अजय देवगन, सिंघम 5 का पंजा आता है, तो अध्याय 5 के अंदर क्या होती है, गिरफ्तारी होती है। अध्याय 5 के अंदर वो क्या कर देता है, उसको गिरफ्तार करने की बात करता है। और अध्याय 5 का जो जिक्र है वो 141 से लेकर, सॉरी जो हमारे 41 से लगाकर कहां तक, 60 क तक मेंशन कर रखा, दे रखा है। अभी जो 41 है ना पता है वो क्या है, 41 है बिना वारंट के गिरफ्तार करना, बिना वारंट के गिरफ्तार करना। 41 से लगाकर 60 क तक जो है ये प्रावधान हमारे सामने आता है। अब देखो, अब आप में से कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं सर यहां तो फिर क्या हो रहा है कि ये तो जो मूल विधि है, ये मूल विधि हमारे मूल अस्तित्व को ही चुनौती दे रही है। अरे बिल्कुल देगी, इसीलिए तो सिलेबस में डाला गया है। पहले क्या थी, पहले पुलिस की वैकेंसियों के अंदर इतना ज्यादा कानून नहीं डाला जाता था। जब पता चला कि अरे भाई पुलिस तो बिना कानून के करेगी क्या, क्योंकि पुलिस का काम ही क्या है, कानून की पालना करवाना, इसलिए कई सारी चीजों को एड ऑन कर रखा है, डाल रखा है, इसके अंदर जोड़ रखा है। तो अरेस्ट करने के संबंध में ये पावर आपके साथ यहां पर आएगी। कहां से, 41 से लेकर कहां तक आ जाएगी, 60 क तक। इसमें वो तमाम बातें हैं कि जैसे गिरफ्तारी कैसे करनी है, किसी महिला को गिरफ्तार करने जाओगे तो महिला पुलिस ऑफिसर को या महिला कांस्टेबल को साथ में लेकर जाना है, वो यहां पर दे रखा है। जब आप गिरफ्तार करने जाओ तो आपकी वर्दी पहनी हुई होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी विजिबल होनी चाहिए, ये बात यहां पर लिखी हुई है। पुलिस में कंट्रोल रूम का सिस्टम होना चाहिए, हर जिले में कंट्रोल रूम होगा, राज्य लेवल पर एक कंट्रोल रूम होगा, इसका वर्णन यहां पर कर रखा है। पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है उसका मेडिकल करवाएगी, वो बात यहां पर दे रखी है अरेस्ट के संबंध में। तो अरेस्ट संबंधी जो बातें हैं वो आपके लिए जानना यहां पर जरूरी होगा, बट सारी नहीं, कुछ एक बातें। किन मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल करवाना है, ये सारी चीजें हैं वो इसके तहत आती है, वो इसके तहत आती हैं। तो यहां पर अरेस्ट वाली बात भी हमें विशेष रूप से समझनी पड़ेगी। इसके बाद में अगर अन्य मुद्दों पर चर्चा मैं करूं तो उसमें कौन कौन सी बातें आपके लिए जानना और जरूरी है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है आपका अध्याय यानी कि चैप्टर, आपका अध्याय 12। आपका जो अध्याय है, अध्याय नंबर 12 जो है वो इससे बड़ा जुड़ा हुआ है। इसमें मेन पावर, इस चैप्टर का नाम क्या है, अन्वेषण करना। अगर सीआरपीसी के अंदर पुलिस का सबसे बड़ा कोई काम है तो वो आता है अन्वेषण करना। वो क्या आता है, अन्वेषण करना। और अन्वेषण का उद्देश्य मैंने आपको बताया था, क्या था अन्वेषण का उद्देश्य, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अन्वेषण का उद्देश्य क्या था, अभी जस्ट हमने समझा है। अन्वेषण जो करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। चलो मैं भी यहां पर देखता हूं कि भाई हम लोगों ने जो पढ़ा है वो वाकई के अंदर दिमाग में आया है, या फिर हमने कहा कि जा कबूतर उड़ जा, अभी मत आ, अभी समय नहीं है दिमाग में आने का। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, क्या है अन्वेषण का उद्देश्य, इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ जी, वेरी गुड। यहां पर कैंडिडेट्स के जवाब, सबूत जुटाना, बिल्कुल वेरी गुड।
शिव कुमार जी बहुत बढ़िया। चलो साक्ष्य का पता लगाना, यस। क्या है? अन्वेषण या उद्देश्य होता है साक्ष्य इकट्ठे करना। क्या करना? साक्ष्य इकट्ठे करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये जो प्रावधान है ना, यही प्रावधान आपको 154 से विशेष रूप से 176 में दे रखे हैं। देखो 161 के बयान रिकॉर्ड कराए जाते हैं किसके सामने? पुलिस के सामने। पुलिस का जब किसी अपराध का अन्वेषण कर रही है तो वहां पर क्या करेगी? वो वहां पर उस जो व्यक्तियों पर उसको संदेह है या जिन व्यक्तियों के बारे में उस परिस्थिति का उनको पता हो सकता है, उनको लाया जाता है। बहुत बढ़िया, सभी कैंडिडेट्स का जवाब आ चुका है और एकदम सटीक जवाब आ चुका है। तो भैया कौन कहता है कि मूल विधि समझ में नहीं आ सकती? अगर आप इस बात का जवाब दे रहे हो जो मैंने आपको इतनी फटाफट तरीके से आगे बताई थी, लेकिन आपका आंसर एकदम सटीक आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर पुलिस वाली कैपेबिलिटी है। पुलिस का जो बंदा होना चाहिए उसका माइंड एकदम क्लियर होता है। तो आपका माइंड क्लियर है, इसलिए आप उस पॉइंट को डायरेक्टली समझ पाए हो। एप्रिशिएट दैट। यहां पर ऑनलाइन मंच पर मैं आप लोगों के लिए क्लैप करता हूं, बहुत बढ़िया। अब लोग मेरे साथ जुड़ जाइए वापस। 154 से 176 के अंदर कई सारी महत्वपूर्ण धाराएं जो हमारे लिए सीधे तौर पर जानने लायक है। जैसे मैं 154 की बात करूं तो एफआईआर दर्ज करने वाला मामला यहां पर आता है। 155 अगर असंज्ञेय मामला है तो मैंने आपको बताया था ना, एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट करके उसको फिर कोर्ट के पास भेज देंगे, वो यहां पर आता है। इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, क्या उसमें शक्तियां होगी, 156 वाली बात। फिर 161 में बयान रिकॉर्ड करना, ये भी पुलिस के काम आता है। पुलिस क्या कर सकती है? मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करके बयान रिकॉर्ड करवाती है। 164 के अंदर वो भी जिक्र यहीं पर होगा। साथ ही साथ में तलाशी लेना, 165 के अंदर पुलिस किसी भी जगह की तलाशी ले सकती है, 165 में आएगा। अगर पुलिस को लगे कि जो साक्ष्य है वो ठीक नहीं है तो उस बंदे को छोड़ भी सकती है, कहेगी कि भैया हमारी तरफ से फ्री हो, जब हो तब आप कोर्ट बुलाए तब आ जाना, तो वो भी प्रावधान यहीं पर आएगा। कहां पर? 169 के अंदर। और या फिर पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले सकती जब लगे कि हाँ भाई अपराध बन रहा है, 170 वाले मामले में। और सबसे महत्वपूर्ण 173, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, 173 पुलिस कोर्ट के सामने जो चालान पेश करती है वो ये धारा है। पुलिस जब सारा अपना इन्वेस्टिगेशन कर लेगी तो उसका रिजल्ट दो में से एक होगा। पुलिस को लगेगा कि अपराध हुआ है या फिर अपराध नहीं हुआ है, अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तब तो वहां पर वो चालान चार्जशीट पेश करेगी, और जब नहीं हुआ है तो वहां पर वो क्या पेश कर देगी? वहां पर कह देगी भैया जीरो रिपोर्ट है, मतलब कोई भी अपराध नहीं हुआ है, ऐसा कहना है। अच्छा, जीरो से शब्द आया, एक जीरो एफआईआर भी होती है, जरा उसका भी कॉन्सेप्ट समझ ही लो। क्या पता बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो हम तो भैया उसके लिए तैयार रहेंगे। जीरो एफआईआर, देखो ये जीरो एफआईआर क्या है कि कई बार देखो पुलिस वाले का एक थाना फिक्स होता है। जब थाना फिक्स है, स्टेशन फिक्स है, तो वहां पर क्या होगा? उस परिस्थिति में उसका क्षेत्राधिकार भी फिक्स होगा। पुलिस उस एरिया से बाहर की चीजों में तफ्तीश नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, और करना भी है तो उसको विशेष परमिशन लेनी पड़ती है। तो पुलिस का जो जुरिस्डिक्शन है, पुलिस खाली अपने एरिया में जो अपराध हुआ है उसके बारे में तहकीकात करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए अपराध कहीं और जगह पर हुआ है और जिस समय अपराध हुआ अपराधी कहीं और पर था, ठीक है, अपराधी या जो जिसके साथ अपराध हो वो कहीं और पर। मैं शहर के नाम लेता हूं यहां पर, जैसे कि प्रयागराज में अपराध हो गया, उदाहरण के लिए प्रयागराज में अपराध हो गया और पास वाले शहर के अंदर वो बंदा पहुंचा, तब उसको जाके पता चला कि अपराध हुआ है, तो क्या वो दूसरे शहर के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। वहां पर जाकर वो पुलिस से निवेदन करेगा कि साहब अपराध तो वहां पर हुआ है, लेकिन आप मेरे यहां पर एफआईआर दर्ज कर दीजिए और फिर इसको आगे भिजवा दीजिएगा। सामान्यतः देखो पुलिस नहीं करती है, प्रैक्टिकल बात यह है, लेकिन एक कानूनी प्रावधान है। वहां पर क्या वो जीरो नंबर से क्या करता है? जीरो नंबर से एफआईआर दर्ज करता है। भाई एफआईआर दर्ज करेंगे तो एफआईआर का एक नंबर तो आएगा ही आएगा। यहां पर क्या होगा? एफआईआर जीरो नंबर से दर्ज की जाती है, इसीलिए इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। और फिर क्या करेंगे? संबंधित जो भी थाना होगा जिसमें अपराध की, जिसकी जुरिस्डिक्शन में अपराध हुआ है, वहां पर मामले को भेज देंगे। इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को कहा जाता है जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये जो मुख्य प्रावधान है, बस यही हमें विशेष रूप से समझना है, यही हमें विशेष रूप से, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में 4 प्रावधान समझ लो, बस बेड़ा पार है। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता में ज्यादा अंदर से जाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। ओके, चलिए। और एक और जिक्र, जैसे जो वारंट जारी किया जाता है, कई बार उसके संबंध में बात पूछ ली जाती है, तो उसको भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एक वारंट का प्रावधान भी ऑब्जर्व हम करेंगे।
और वारंट का जो प्रावधान आता है, क्या कहूंगा मैं इसको, अरेस्ट वारंट, यानी कि गिरफ्तारी वारंट। वारंट एक लिखित आदेश है। वारंट क्या है? एक लिखित आदेश है जो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है पुलिस अधिकारी के नाम से, ठीक है, उसको अरेस्ट वारंट कहते हैं। तो इसके संबंध में कुछ प्रावधान पढ़ेंगे। 70 से लेकर 81 तक दंड प्रक्रिया संहिता की कुछ धाराएं हैं जो इसमें जिक्र करती है, तो वो अगर आप चीजें पढ़ लोगे तो बस उतना काफी है। अरेस्ट वारंट में नाम किसका लिखा रहता है? पुलिस अधिकारी का नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो ये तो रहा दंड प्रक्रिया संहिता। ओवरऑल जो मुख्य उद्देश्य था हमारा कि भाई आईपीसी सीआरपीसी में संबंध क्या होता है, तो बस ये संबंध है कि ये जो अपराध है, इन्हीं अपराधों के बारे में प्रक्रिया करने का काम सीआरपीसी करती है। अब ये कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए हमने एग्जैक्टली उसी चीज को उस तरीके से समझ लिया है, उस तरीके से समझ लिया है कि हाँ ये वाला काम हमारे पास रहेगा। फिर से कह रहा हूं, भले ही बड़े कानून हैं, लेकिन हमें विशेष रूप से पुलिस को सेंटर में रखते हुए उस कानून के बारे में जानना है, तो एकदम इकट्ठे तरीके से, एकदम सटीक तरीके से वो बातें हमारे मस्तिष्क के अंदर आ जाएगी। थक गए सर, 1.5 घंटा हो गया। अरे ऐसे कैसे थक गए? थकना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, ध्यान रखना। अपनी आंखें अब खोलने का समय, अब सोने का समय नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। अरे यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो वापस जुड़ जाइए, और खोने का नहीं, पाने का टाइम है। ओके, एकदम जुनून होना चाहिए। अरे पुलिस वाले को तो देख के ही लोग डरते इसलिए कि उनके जैसा एक दबंग टाइप का बंदा नहीं मिलता उनको। अपनी दबंगनेस को लाओ यार, कहां ऐसे थकने की बात करते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले सीन की ओर। तो इस तरीके से कई सारी बातें हैं जो हमारे सामने आएगी। अब देखो, वन बाय वन में कुछ बातें बताता हूं आपको जो हम लोगों ने हालांकि ऑब्जर्व कर रखी है, पढ़ रखी है, बट फिर भी आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपराध जब भी होता है ना, अपराध कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। पहले हमारे मस्तिष्क में, जैसे अपराधी के मस्तिष्क में आशय आता है, आइडिया आता है, गलत विचार आता है कि हाँ यार मुझे वो अपना इस तरह से चीजें करनी है, मेरे पास पैसे कम है, मैं क्या करता हूं यहां पर उसको लेके आ जाता हूं। बहुत बढ़िया, क्या बात लिखी है सपना राज जी ने। सर मुझे थकने की आदत नहीं है। अरे होनी ही नहीं चाहिए। जो ख्वाब देखा है ना साला, जब तक उसको पा नहीं लेते, थकने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें। चलिए वापस जुड़ो। तो क्या होगा, अपराध करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि आपके दिमाग में खुरापाती आए। इसको बोला जाता है मेंस रिया। ये शब्द आपको अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा। मेंस रिया, मेंस रिया यानी कि गलत इरादा। गलत इरादा जो है वो यहां पर आ जाएगा किस केस में, मेंस रिया, आशय। उसके बाद करेंगे हम तैयारी, प्रिपरेशन। फिर उस अपराध के अकॉर्डिंग उसकी क्या की जाती है, तैयारी की जाती है। इसको क्या करते थे हम, प्रिपरेशन कहते हैं। प्रिपरेशन के बाद में फिर ये करेंगे हम उसका प्रयास। अब देखो यहां पर प्रयास क्या होगा, आपने माइंड में दिमाग आया कि यार मुझे उसके घर पे जाके वो चीज चुरानी है, मेंस रिया आ गई माइंड में, गलत इरादा आ गया, पहली बात। अब दूसरी बात क्या हो जाएगी यहां पर, फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। घर में घुसना कैसे, हमने रैकी की, पता लगाया कि कब उसके घर पर कुछ लोग रहते हैं, कब नहीं रहते हैं, ठीक है। ये सारी प्रिपरेशन कर दी हमने। लॉक तोड़ने के लिए कुछ औजार भी लाकर घर में रख दिए, कुछ हथियार भी लाकर रख दिए, तैयारी हो गई। फिर हमने एक दिन ट्राई किया उसके घर के बैक साइड की दीवार से छलांग लग घर में एंट्री करने की। अगर आप एंट्री कर गए और आप वहां जाके चीजों को लूट लिया, तब तो आपने अपराध कर लिया। और मान लीजिए आप नहीं कर पाए, आप घर में कूद गए, तब तक घर के मकान मालिक आ गए, आपको पकड़ लिया, तो आपने अपराध का प्रयत्न कर लिया। ओके, मेरे साथ साथ दोहराइए। पहला क्या आ गया, गिल्टी माइंड, मेंस रिया, खुरापाती आइडिया आया पहले दिमाग के अंदर, जिसको दुराशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुराशय। आशय यानी कि इरादा एक तरीके से, दुर यानी कि बुरा, ठीक है। तो यहां पर दुराशय है, उसके बाद में फिर उसकी तैयारी करोगे, फिर उसका प्रयास करोगे। प्रयास सफल हुआ तो अपराध हो जाएगा, और प्रयास सफल नहीं हुआ तो अपराध का प्रयास हो जाएगा। क्या कहा मैंने, अपराध का प्रयास नहीं आ जाएगा। अरे एग्जैक्टली, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एसआई का एग्जाम जो है ना, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, इतिहास लिखना है ना, तो अभी से उसको तैयार कर लो खुद को। जब तक एग्जाम आएगा तब तक तो झंडे गाड़ देने, ऐसा तैयारी, ऐसा माहौल खुद के शरीर में डेवलप करो। दुनिया से मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन जो है ना वो अंदर से आता है। अंदर की तैयारी को इतना मजबूत करना चाहिए कि बाहर की दुनिया देख कर ये सोचे कि यार इस बंदे को हराना आसान क्या, नामुमकिन टाइप का है। तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से सीन बनेगा। अब देखो कुछ बातें बता रहा हूं, सीधे दिमाग में जानी चाहिए। अटेम्प्ट जो है ना, वो उसकी भी सजा मिल सकती है। जैसे आपने किसी बंदे को मारने का प्रयास किया, वो बंदा बच गया, आपने क्या किया, पिस्टल ली, पिस्टल पे निशाना लगाया और शूट कर दिया।
अब उसका सौभाग्य था कि थोड़ा सा पीछे हो गया और जो गोली है उसके आगे से निकल कहीं पर लग गई, तो वो मरा तो नहीं है, हत्या तो नहीं हुई वहां पर, लेकिन हत्या का प्रयास तो हो गया ना, हत्या का प्रयास तो हो गया। अब ये भी क्या है, यहां पर पनिशेबल है हमारे भारतीय दंड संहिता के अंदर। जब हम पढ़ेंगे 307 तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर वो चीज अपने आप में दिख जाएगी कि हाँ हत्या का प्रयास हुआ, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा एक और मजेदार बात बताता हूं, सुसाइड करना, आत्महत्या करना, आत्महत्या करने का आपने प्रयास किया है तो 309, और आत्महत्या को दुष्प्रेरित क्या है। अब एक और शब्द आपके सामने आएगा, इस शब्द का नाम है दुष्प्रेरण करना। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है कि आप उसको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, उसको गलत कार्य करने के लिए। इंग्लिश में कहा जाता है इसको अबैटमेंट, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, अबैटमेंट। बुरा कार्य करने के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो। अबैटमेंट वाली शीन है जो इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, दुष्प्रेरण करना। यह भी एक अपराध है, यह भी अपने आप में क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हो 309, लेकिन आत्महत्या करने के लिए अगर आपको कोई प्रेरित करता है तो वो 300 आपके 6 में आ जाएगा। ये भी अपने आप में अपराध है। ये जो अपराध है ना, देखो 302 है, 306 है, 307, 8, 9 है, ये कुछ ऐसे सेक्शन है जो सामान्यतः हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो उनके नाम में लिखवा रहा हूं और मैं चाहता हूं आप उनको नोट भी करते हुए चले। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, हमारे सामने एक शब्द आएगा आपराधिक मानव वध। मैं यहां पर आपको उसकी स्लाइड पर लेके चलता हूं ताकि आप उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर समझ पाए और उसको ऑब्जर्व कर पाए। देखो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि आपराधिक मानव वध, मानव का वध करना, मानव को मारना। ठीक है, यहां पर बहुत बढ़िया सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस था उसके अंदर भी 306 जो है, यानी कि जो आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना है, वैसा कुछ मामला बना था। तो कल्पेबल आपराधिक मानव वध, कुछ मामलों के अंदर वो मर्डर बन जाता है और कुछ मामलों के अंदर नहीं बनता है। ठीक है, तो आपराधिक मानव वध दो तरीके का, एक तो मर्डर वाला और एक अलग वाला। इसी के आधार पर जो है ना, हमारे सामने कुछ धाराएं जो शरीर के अपराध संबंधी है, शरीर के अपराध संबंधी, यानी कि शरीर के विरुद्ध होने वाला अपराध, शरीर विरुद्ध अपराध कौन से आएंगे। देखो नंबर 1 नोट करते हुए चलो। सबसे पहले एक हमारे पास में आता है आपराधिक मानव वध। कहां पर परिभाषित है, अगर परीक्षा में पूछा जाए, ये जो आ लिखा हुआ इसका मतलब आपराधिक है। ठीक है, आपराधिक मानव वध कहां परिषद 299 में, एक आएगा आपके पास 300 में। यहां पर हत्या को परिभाषित कर रखा है। क्या कर रखा है, हत्या को परिभाषित कर रखा है। अब ये जो हत्या है 300 वाली, इसकी सजा 3 जगह पर मिल सकती है, 3 जगह पर मिल सकती है। एक तो 301 में मारना किसी और को चाहते थे, कोई और मर गया, इसको बोला जाता है अल्टरनेट मर्डर। ठीक है, तो ये 301 में आ जाएगा, यानी कि कोई और मर गया, कोई और मर गया हो 301। जिसको मारना चाहते थे उसी को आपने मार दिया 302, तो यहां पर ये हत्या की सजा हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप जेल में बंद हो, मतलब आप लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहे हो, वहां पर आपने किसी और को मार दिया, हालांकि ये असंवैधानिक किया जा चुका है। 303 जो है, एक केस आया था मिट्ठू सिंह वर्सेस प्रणाम पंजाब का, और उसमें इसको असंवैधानिक कर दिया गया, तो उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ रहे हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर। उसके बाद में 304 जो हमारे पास में आता है, वो आता है आपराधिक मानव वध की सजा। इसमें क्या कर रखा है, 299 में जो परिभाषित है उसकी सजा दे रखी है 304 की। 304A आप लोगों ने कई बार देखा होगा। अभी एक केस हुआ था, जैसे मैं आपको राजस्थान की घटना बताऊं कि एक महिला जो है बहुत ही तेज स्पीड से अपनी लग्जरी कार चला रही थी और पुल पर से एक युवक जो कि कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहा था, उस महिला ने उस युवक को उड़ा दिया और वो युवक उछलकर जो है पुल से नीचे गिर गया और मर गया। अब उस महिला से पूछा गया तुमने जानबूझ के मारा, तो उसने कहा मैंने जानबूझ के नहीं मारा, ये तो क्या हो गया, अपने आप में जो है गलती से मरी, लापरवाही से मर गया। तो उसको कहा जाता है डेथ बाय नेग्लिजेंसी, मतलब आपकी उपेक्षा करने से किसी की मृत्यु हो जाती है, इसको कहा जाता है उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कारित करना। ठीक है, एक होता है दहेज हत्या, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। 304B किसमें आएगा, दहेज हत्या, दहेज के लिए किसी विवाहिता की हत्या कर देना, दहेज हत्या, चाहे केरोसिन डाल के दो, चाहे किसी भी तरीके से दो, वो उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए किसी बच्चे को
या ऐसा व्यक्ति जो मस्तिष्क से साउंड नहीं है, आपने उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया 305 के अंदर, यहां पर क्या हो रहा है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण हो रहा है। आत्महत्या के लिए आप क्या कर रहे हो, किसी को दुष्प्रेरित है जो कर रहे हो। सुसाइड के लिए दुष्प्रेरित करना, वही शब्द आ जाएगा यहां पर, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित है जो करना, ये बिंदु जो इसके अंदर आ जाएगा। और अगर आप किसी बच्चे को कर रहे हो, किसी बालक को कर रहे हो, या फिर देखो बच्चों का संरक्षण पढ़ा था हमने, हमारे पाठ्यक्रम में अलग से हेडिंग है बच्चों का संरक्षण, किसी बच्चे को कर रहे हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को कर रहे हो जो अपने आप में क्या है, मैच्योर नहीं, अनसाउंड है, मतलब उसका जो माइंड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, वो कैसा है, साउंड नहीं है, उस व्यक्ति को कर रहे हो 305 में। और सामान्य रूप से किसी की आत्महत्या को दुष्प्रेरित करना 306 के अंदर आ जाता है, या अन्य मामलों के अंदर दुष्प्रेरण करना आत्महत्या का, ये दोनों जो मामले हैं 305 306 इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हमको याद रखनी है, तो वो याद रखनी है आपको 307, इसके अंदर हत्या का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है, यहां पर जो है प्रयास करना, किसका, हत्या का प्रयास करोगे 307 के अंदर, हत्या करोगे 302 में, प्रयास करोगे 307 में, आपराधिक मानव वध का प्रयास करोगे तो 308 में, और उसके बाद में 309 में आत्महत्या का प्रयास करना, आत्महत्या का प्रयास करना। अच्छा बताओ, आत्महत्या करने के लिए कोई सजा मिल सकती है क्या, आत्महत्या कर ली सजा मिल सकती है क्या, नहीं, वहां पर सजा नहीं मिल सकती, बेचारा वो तो भगवान के घर चला गया, अब क्या सजा दोगे किसी को, इसलिए ये बात यहां पर लागू नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो ये तो सारी चीजें थी किसके संबंध में, आपसी अपने आईपीसी इंडियन पिनल कोड के बारे में, और साथ ही साथ में किसके संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में। अब इसके अलावा अन्य जो कानून है उन्हें हमें ऑब्जर्व करना होगा, वो पॉइंट अपने आप में धीरे धीरे माइनर एक्ट में कवर्ड होते हैं, छोटे छोटे कानूनों में कवर्ड होते हैं। अब मेन जो चीजें हैं वो कुछ और बातें मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। अब देखो, अपराध के संबंध में कई सारी चीजें हैं, ये सारी बातें आपके दंड प्रक्रिया संहिता में आएगी, जिन अपराधों को आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। मैं यहां पर लेके आ रहा हूं आपको जनहित याचिका के संबंध में। देखो, जनहित याचिका जो है वो अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक ऐसा बिंदु है जो अपने आप में कई सारी चीजों को ऑब्जर्व कराता है। हालांकि हमारी परीक्षा के अंदर साइबर क्राइम जो है उसके भी कई बातें आएगी। देखो, पीआईएल जनहित याचिका, कुछ बिंदु समझिएगा इसके अंदर में। पहला पॉइंट, हुसैन आरा, अगर आपसे पूछा जाए कौन से मामले के अंदर इसका जन्म हुआ था, हुसैन आरा खातून बनान स्टेट ऑफ बिहार, ये वो मामला है जिसने पीआईएल को, जनहित याचिका को भारत में कहीं न कहीं जन्म दिया। ठीक है, इसके अलावा इसमें न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे और साथ साथ एक कृष्ण अय्यर, ये दोनों न्यायमूर्ति थे, लेकिन जो श्रेय है वो पीएन भगवती जी को कहीं कहीं ज्यादा जाता है, तो उनके विकास का श्रेय इनको जाएगा। डीएस नकारा बनाम भारत संघ, एक और मामला भी आया था, यहां पर भी कोई पंजीकृत सोसाइटी है या राजनीतिक स्वैच्छिक संघ है, वो अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है। मतलब ये आपके सामने जो चार बातें लिखी गई है, इसमें चार अलग अलग निर्णय का वर्णन कर रखा है। सबसे पहले तो हुसैन आरा केस का जन्म हुआ, वहां पर मेन जो जनहित याचिका है वो कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। उसके बाद में एक डीएस नकारा का मामला था जिसने सोसाइटी को भी अलाउ कर दिया। देखो भाई, पहले तो क्या था, हाँ एग्जैक्टली वर्षा जी, पीआईएल जो है वो अमेरिका से ली गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट वहां पर आया, लेकिन मैं बात कर रहा हूं भारत में उसका जन्म कहां हुआ। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। अभी शुक्ला जी, आत्महत्या का प्रयास 309 में, अभी मैंने आपको बताया, आपने शायद पहले वाली बात को थोड़ा सा अच्छे से समझा नहीं, क्या हो जाएगा वहां पर, इस एस्पेक्ट के अंदर आएगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर, तो इस तरह के ये चार मामले हैं। मुख्य रूप से आपको जनहित याचिका में जिस बिंदु को समझना है वो उसको समझना है। देखो, जनहित याचिका के अंदर तीन बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। पहली बात तो ये कि इसमें सिर्फ वही मुद्दे आ सकते हैं जो जनहित के हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट हित के लिए कोई याचिका लगाना चाहता है वो उसमें नहीं आएगा। दूसरा, जनहित याचिका में कोई भी व्यक्ति जा सकता है कोर्ट, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, इसके अंदर फीस भी नहीं लगती, ध्यान रखना, नो फीस। फीस कौन सी, कोर्ट फी की बात कर रहा हूं मैं। और तीसरा इसमें है कि इसमें वकील की जरूरत नहीं है, वकील का होना
जरूरी नहीं है। मतलब एक शब्द है कानून का, उसको कहा जाता है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी। अब देखो इसको मैं आपके एग्जाम्पल से समझाता हूं। यूपीएसआई का आपके सामने क्या आया कि वहां पर विज्ञापन आया, यूपीएसआई का विज्ञापन आया। विज्ञापन में लिखा हुआ था भाई एसआई का एग्जाम बनने के लिए ये व्यक्ति योग्य है, वे व्यक्ति योग्य है। वही क्या कर सकते हैं यहां पर, इसमें एसआई के एग्जाम के लिए एलिजिबल है, योग्य है। ये क्या कहलाएगा, ये आपके लिए कहलाएगा इस केस के अंदर, इस बात में कहलाएगा क्या कि हाँ ये योग्यता होगी, ये जो है क्या हो गई, योग्यता हो गई। तो उसी तरीके से इसको कहा जाता है लोकस स्टैंडी। जैसे एसआई का एग्जाम भरने के लिए वो जो योग्यता की जरूरत थी ना, वो लोकस स्टैंडी हो गया। क्या 12वीं का बच्चा एसआई का एग्जाम दे सकता है क्या 10वीं का बच्चा एग्जाम दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वहां पर उसकी लोकस स्टैंडी नहीं है। स्टैंडी यानी कि स्टैंड होना, लोकस यानी कि योग्यता होना। तो यहां पर लोकस स्टैंडी की जरूरत नहीं है। कोर्ट के अंदर लोकस स्टैंडी होती है वकील की। आपका कोई भी मैटर है कोर्ट के सामने वकील के थ्रू ही जाना चाहिए। कोर्ट के सामने कोई भी मैटर है वो कैसे जाना चाहिए, वकील के थ्रू ही जाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या कह दिया इन्होंने कि उसकी जरूरत नहीं है, आप अपना मसला खुद भी जाकर बता सकते हो, बट शर्त क्या है, जनहित का मुद्दा होना चाहिए। देखो ऐसे कई मामले हैं, मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल बताता हूं। गंगा नदी के अंदर जो प्रदूषण बहुत जब ज्यादा हो रहा था तो एक शख्स थे एमसी मेहता ने पीआईएल फाइल की थी। कई लोग समाज सुधारक जो है ना वो इस मामले के अंदर क्या करते हैं, ऐसे केसेस के अंदर मामलों के अंदर दर्ज कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पर पूछा है अमित मिश्रा जी ने कि बच्चा ही है, क्योंकि वो अभी बच्चा है। पूछ रहे हो या बता रहे हो मुझे लग रहा है आप ये जानना चाह रहे हो कि पीआईएल कोई बच्चा भी शायद कर सकता है क्या। देखो बच्चे में समझ होनी चाहिए। बाकी भारत का कानून ये नहीं कहता है कि 18 साल की उम्र जरूरी है ऐसे केस के अंदर। गवाह बन सकता है, ध्यान रखना, गवाह भी कोई भी व्यक्ति जो है बन सकता है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सवाल है जो आप में से कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर्मी में आत्महत्या में सजा मिलती है। देखो ध्यान रखना, आर्मी का जो कानून है वो भारत में अन्य सामान्य कानून से अलग चलता है। वहां पर जो कोर्ट होते हैं वो भी अलग चलते हैं। वहां पर कोर्ट मार्शल होता है, सैन्य कानून होता है। अगर आर्मी के किसी अफसर ने कोई अपराध कर भी दिया गया है तो उसको कोर्ट मार्शल कानून के तहत उनके अलग नियमों के तहत सजा मिल सकती है। सामान्य नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते। आईपीसी के नियम जो है आर्मी के ऊपर लागू नहीं होते, तो उनका एक अलग तरीका है। अभी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, सुझाव दूंगा कि आप उन कानून पर नहीं जाएं, क्योंकि हमारा सिलेबस का खुद का इतना सारा कानून है, उतना भी पढ़ लेंगे तो भी बहुत अपने आप में ध्यान आ जाएगी। और बखूबी बात जो यहां पर आप में से कुछ कैंडिडेट्स कह रही है कि हमारी लड़ाई तो तूफानों से है, लेकिन ध्यान रखना सही तूफान को पकड़कर उससे लड़ाई करनी है। ऐरे गहरे तूफान से नहीं, अपना तूफान कौन सा है, देखो अपना संघर्ष किससे है उसको पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर ये जो मसला है वो आपके किस संदर्भ में आ जाता है, पीआईएल के बारे में स्पष्ट रूप से बात करता है। कुछ बातें और जान लो, जो कि देखो जैसा आप में से किसी कैंडिडेट ने बताया था अभी, अमेरिका से ये कानून आ रखा है। पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है हमने अमेरिका से लिया। इसका उत्पत्ति जो है 1980 में विशेष रूप से हुई थी। ठीक है, जनहित याचिका से आज से किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। जनहित याचिका का मतलब जनहित में लाया गया मुकदमा। जनहित याचिका संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 कौन सा है, मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हमें दे रखे हैं उसके अंदर आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके यहां पर आता है। मौलिक अधिकार के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल याद कर लो, आर्टिकल 32 जो है उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में, और एक अनुच्छेद है आपका 226 उसके तहत हाई कोर्ट में आप क्या कर सकते हो, रिट जुरिस्डिक्शन के माध्यम से ही क्या कर सकते हो, वहां पर अपनी जो है ये जनहित याचिका दायर कर सकते हो। ओके, तो ये मुद्दा यहां पर आ जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि कौन कौन से लैंडमार्क निर्णय हैं जिनको जानना जरूरी है। यहां पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि उत्कर्ष का जो लॉ क्लासेस है ना, लॉ क्लासेस पर एक पर्टिकुलर 1.25 घंटे का मैंने एक एपिसोड ले रखा है, जिसमें मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के न्याय है, निर्णय है, यानी कि जो जजमेंट है उनका जिक्र कर रखा है। तो आप लोग वहां पर जरूर जाएं और वहां पर उस चीज को, उन निर्णय को जरूर देखें। तकरीबन 25 ऐसे निर्णय हैं, अगर वो निर्णय देख लोगे ना और एग्जाम में वो निर्णय आ गया तो दिल खुशी से आपका झूमेगा वहां पर। क्यों? क्योंकि वो बहुत आसान तरीके से बता रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज वहां पर जाकर कर लेना। मैं यहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और उन कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहती है वो आपके रहता है कुछ स्पेसिफिक अपराध।
जैसे देखो, एक अपराध का यहां पर मैं जिक्र कर रहा हूं, अपहरण। कोई भी अपराध है ना, उसको हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। उदाहरण देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। 359 में व्यापरण को समझा रखा है, और 360 में भारत में व्यापरण होना, और 361 में आपके विधिपूर्ण सुरक्षा से व्यापरण होना। देखो, अखबारों के अंदर कई बार लिखा रहता है किडनैपिंग। एक्चुअली किडनैपिंग अलग चीज है और एब्डक्शन अलग चीज है। अपहरण जो शब्द है ना, वो अंग्रेजी में काम आता है एब्डक्शन के लिए, हालांकि वो अलग चीज है। तो व्यापरण होना, व्यापरण को अपन कहते हैं किडनैप। भारत में व्यापरण 360, किसी व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, जैसे एक बच्चा गार्डन में खेल रहा है, उसके माता पिता से पूछे बिना बच्चे को लेकर चले गए, आपने क्या कर दिया, आपने व्यापरण कर दिया। यानी कि जो उनका 360 लॉफुल गार्डियनशिप है, वहां से भारत से किसी बच्चे को आप इस तरीके से लेकर चले गए, या फिर किसी अप्राप्त वय को, अप्राप्त वय का मतलब क्या होता है, माइनर, किसी माइनर पुरुष के केस में। अब देखो, यहां पर माइनर की एज अलग दे रखी है, पुरुषों के केस में 16 साल से कम और महिलाओं के केस में 18 साल से कम व्यक्ति को बिना उनके संरक्षक की सहमति से लेके चले गए, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपने आप में किडनैपिंग वाली बात आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल विवेक कुमार जी, भारत के बाहर ले जाना, एक तो वो किडनैपिंग सीन में आ सकता है, और एक सहमति के बिना लेकर जाना, वो भी अपने आप में क्या आ जाता है, किडनैपिंग वाले क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। अलग अलग बिंदु है, लेकिन अपने आप उनका कॉमन इस्तेमाल होगा। अंग्रेजी के टर्म्स भी यूज करा रहे, बिल्कुल राहुल जी, मैंने लिख लिया यहां पर, किडनैपिंग वाले शब्द है, अप्राप्त व्यक्ति का मतलब माइनर होता है। देखो, एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी अपराध आईपीसी में है, सारे अपराध पढ़ने पड़ेंगे क्या, नहीं, सारे अपराध नहीं पढ़ने। वहां पर कौन कौन सी बातें आएगी, जो बातें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जो महत्वपूर्ण अपराध है उनके बारे में समझना है, और ज्यादा गहराई में भी नहीं जाना है। अब जैसे आप में से कोई कैंडिडेट है, वो अलग अंदर चला जाए कि सर पीआईएल के कंटेंट कौन कौन से होते हैं, सिविल पीआईएल के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, अगर वहां चले जाओगे ना, तो देखो भैया, ऐसे कानून तो समुंदर है, जितनी गहराई में जाते जाओगे और गहरा दिखता चला जाएगा। इसलिए ऐसे केस के अंदर हमें थोड़ा सा रणनीतिक तरीके से चलना पड़ेगा। रणनीतिक तरीके से मेरा मतलब यह है कि आपको खुद को स्पेसिफिक रखना पड़ेगा कि आप किन चीजों के बारे में जानना चाहते हो और कहां से आपको दूरी बनाकर रखनी है। एक और चीज, एक हमारे पास में मुद्दा रहता है आईटी का। ये जो आईटी का मुद्दा है, ये भी बड़ा जोरदार है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर अपराध, जिसको अपन सामान्य भाषा में भी कह सकते हैं। साइबर अपराध से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। विशिष्ट इसलिए है कि उनमें अंदर वो अपराध जो आज के समय में बहुत ज्यादा हो रहा है, उनका जिक्र कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा। भारत के अंदर ऐसे कई मैटर्स आते हैं जो इस मामले में डील करते हैं। उदाहरण के लिए देखो, साइबर लॉ। साइबर लॉ का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, उस कानून को अपन साइबर लॉ की परिभाषा में ला सकते हैं। ध्यान से सुनना, 2-3 मिनट की बात यहां पर और कर रहा हूं, फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। देखो क्या है साइबर लॉ, मतलब ऐसा कानून जो आईटी प्रौद्योगिकी जो हमारा एक्ट बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यहां पर ये बात आ रखी है 17 अक्टूबर 2000 से प्रभावी हो रखा है। ये कब से, 17 अक्टूबर 2000 से ये कानून जो है वो लागू हो रखा है। अब देखो इसके अंदर साइबर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी सही सूचनाएं वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह, और लॉ नियम ऐसे जो सरकार द्वारा अनुसमर्थित हो, मतलब सरकार के द्वारा प्रोवाइड कर रखे हो। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था, कोई भी कानून पूरा नहीं पढ़ना है। अब यहां पर भी आपको मुख्य रूप से 2 चैप्टर पर ध्यान देना है। अध्याय 9, जहां पर शास्ति यानी कि पेनल्टी के बारे में जिक्र कर रखा है, और एक आपका अध्याय 11। अध्याय 11 में क्या दे रखे हैं, इसमें अपराधों का वर्णन कर रखा है। जैसे भारतीय दंड संहिता, देखो जैसे हमारी भारतीय दंड संहिता, ये भी अपराधों का वर्णन करती है, लेकिन ये बड़ा कानून है और ये अपने आप में एक छोटा कानून है, माइनर कानून है। अध्याय 11 जिसमें अलग अलग तरह के अपराध के जिक्र कर रखा है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या कर रखी है, गाइडलाइन जारी की है। ये जितने भी फेसबुक है, यूट्यूब है, वेब सीरीज है, ओटीटी पोर्टल है, उनके केस में क्या होगा, उनके केस में किस तरीके से वो उन मैटर्स को डील करेंगे जिनमें कंट्रोल करना जरूरी है। कोई भी पोस्ट आ जाती है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल आ जाता है,
कोई भी मतलब पॉर्न वीडियोस अपलोड कर दी जाती है। ऐसे केसेस को किस तरीके से नियमित किया जाए, अभी हाल ही में केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि सामान्य ज्ञान भी आपके कोर्स में है, इसलिए उस जानकारी के बारे में भी जरूर थोड़ा सा समझ रखिएगा। तो ये कानून हमारे सामने आया। अब देखो, इसमें हमें समझना है कि अपराध कितने तरीके के हो सकते हैं। ये सारे वो अपराध हैं, ये सारे वो अपराध हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, वो आपके साइबर अपराध वाले मैटर से कनेक्टेड है, क्रिमिनल लॉ वाले मैटर से कनेक्टेड रहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे ऑनलाइन जुआ खेलना, वो कौन सा गेम है, रमी है या कौन सा है, जिसमें ताश के पत्तों के ऊपर कुछ लोग बैटिंग भी कर देते हैं, पैसा भी लगा देते हैं। ऑनलाइन जुआ खेलना, डाटा डिडलिंग, साइबर मानहानि, सलामी आक्रमण, स्पूकिंग ईमेल। स्पूकिंग ईमेल पता है क्या होता है, आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें एक लिंक होता है, जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक किया, एक तरीके से आपका फोन का डेटा डायरेक्टली चला जाता है उनके पास में। वेब का डिफेंसमेंट है, की लॉगर से। अब देखो, इन अपराधों के अंदर आप जाओ मत जाओ आपकी इच्छा है, लेकिन समझना पड़ेगा। जैसे बौद्धिक संपदा, इसको बोला जाता है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ये सारी जो चीजें होती है, ये सारी चीजें क्या है, इनके माध्यम से आपने किसी और का कॉपीराइट उल्लंघन कर दिया तो अपराध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अपने आप में अपराध की श्रेणी के अंदर आने वाला एक ऑफेंस हो जाएगा। ये वाली बात आ जाएगी। ईमेल करना, इंटरनेट पर चोरी है, साइबर कूट रचना है, या फिर वेब हाईजैकिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, हैकिंग। ये मैंने आपके सामने उन अपराधों के नाम लिखे हैं। ये मैंने क्या लिखा है, उन अपराधों के नाम लिखे हैं जिन अपराधों को आपको ऑब्जर्व करना है, समझना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जाएगा, बताओ भाई इनमें से कौन सा साइबर अपराध है। एक चीज यहां पर और बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा ये भी सर्च करना कि स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर साइबर सेल वगैरह है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी बनी हुई है, साइबर सेल वगैरह जो है उनकी स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन हो रखी है। क्योंकि साइबर अपराध आज के समय में सबसे बड़ा अपराध है, और ऐसा अपराध जिसमें पुलिस के हाथ से आसानी से कोई बंदा आ नहीं रहा है। क्योंकि कैसे पता करे पुलिस कैसे पता करेगी, इसलिए वो बड़ा दिक्कत भरा केस बन जाता है। तो साइबर अपराधों के संबंध में हमें दो चीजों को जानना पड़ेगा। पहली जो चीज है वो कौन कौन सी शास्तियां लगाई हुई है, और दूसरा इसमें किस किस तरह के अपराध जो है वो आते हैं, किस किस तरह के अपराध जो है वो इसके अंदर कवर्ड होते हैं। इनको हमें जानना पड़ेगा, यहां पर समझना होगा। एक बात और यहां पर मैं कहूंगा कि जैसे हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा कि भाई भारतीय महिला के खिलाफ में जिस तरीके से कोई भी अपराध होते हैं, तो उन अपराधों के संबंध में कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इसमें क्या कर रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसका जिक्र कर रखा है। अब डोमेस्टिक वायलेंस में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, देखो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि पिक्चर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आप उन चीजों को समझ पाए जो जरूरी है। जैसे देखो किस किस तरह का अपराध हो सकता है महिलाओं के विरुद्ध। पहला अपराध घरेलू हिंसा के संबंध में शारीरिक, फिजिकल अपराध, मारपीट किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है तो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन कह दो या शारीरिक। पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि व्यक्ति जो है बेल्ट से महिला के शरीर पर मार रहा है, फिजिकल ऑफेंस हो गया। दूसरा यौनिक अपराध हो गया, यानी कि यौन संबंधी अपराध हो जाए। तीसरा आर्थिक अपराध, महिला जो लेके आई थी स्त्री धन वगैरह वो उससे छीन लिया गया, ये कैसा चला जाएगा, अपने आप में यौनिक अपराध हो जाएगा, आर्थिक अपराध हो जाएगा। और मानसिक रूप से, जैसे उसके लड़का नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, तो उसको उल्हे ना देना, बांझ है, पुत्र प्राप्ति नहीं करवा रही है, तो मानसिक रूप से उसको क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो ये सारी किसमें आ जाएगी, ये चीजें जो है आपके घरेलू अलग तरह की हिंसा में आ जाएगा। तो हमसे पूछा जा सकता है, बताओ भाई निम्न में से कौन सा मामला घरेलू हिंसा के अंदर आएगा और कौन सा मामला नहीं आएगा। ये बात वहां पर आ सकती है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए घरेलू हिंसा कानून के संबंध में वो बातें हमको बेसिक रूप से पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब मेन जो चीज हमारे सामने रहेगी वो ये रहेगी इसके अंदर कि घरेलू हिंसा के केस में किस तरीके से मामला प्रोसीड करता है। अब जैसे शारीरिक दुरुपयोग है तो शारीरिक पीड़ा करना, अपहानि करना, जो उसके जीवन हो, अंग हो, स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकती है या स्वास्थ्य के विकास का हास कर सकती है, नुकसान कर सकती है। जैसे हमला, असॉल्ट करते हो, आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हो, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हो, तो वो महिला के लिए शारीरिक दुरुपयोग हो जाएगा। ध्यान रखना, 1 मिनट की सफलता है ना वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। और ये बात मैं आपको अभी इसलिए कह रहा हूं कि अभी वो समय आपके पास है, अभी वो समय है।
इसलिए अपनी सफलता के लिए ना अपनी मुट्ठी बंद कर लो और एक ऐसी छलांग लगाओ कि समुद्र को भी इस बात का अभिमान नहीं रहे कि सबसे चौड़ा वही है, उससे चौड़ी भी हमारी होनी चाहिए हौसलों की छलांग। अब देखो, हौसलों की छलांग के साथ में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी रखना पड़ेगा सेलेक्टिव स्टडी। सेलेक्टिव स्टडी हमें करनी पड़ेगी। आप थॉरोली चौड़ाई सब कुछ एक साथ पढ़ोगे नहीं याद रह पाएगा और ना ही हमें वो कुछ करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर और भी कई बिंदु हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, साथ साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भावनात्मक दुरुपयोग कैसे हो सकता है। आप शारीरिक पीड़ा देने की धमकी देते हो, धमकी दे रहे हो, शारीरिक पीड़ा की नहीं है, वो कैसा हो जाएगा, भावनात्मक दुरुपयोग हो जाएगा। महिला का अपमान करना, उपहास करना, तिरस्कार करना, गाली देना, उसको नर संतान के संबंध में, नर संतान संबंधी आप उसको उल्हेना दे रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, वो चीज क्या है, भावनात्मक दुरुपयोग है, उसका मौखिक दुरुपयोग है। तो कौन सा दुरुपयोग किस तरीके से होगा, कौन कौन सी कैटेगरी उस दुरुपयोग में आएगी, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी होता है, जिनको जाने बिना हम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, वहां पर जो है ऐसे केस में सिलेबस को पार नहीं कर सकते। इन शॉर्ट आज की मैराथन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जितना भी हमारा सिलेबस है उनमें से क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। मैं वापस कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय, आप उत्कर्ष के लॉ चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली 1 जनवरी को मैंने एपिसोड किया था जिसमें 2020 के सारे निर्णय, उनको जाके ऑब्जर्व कर लेना और ये वो चीज अपने आप में बहुत हेल्पफुल करेगी, आपके लिए बहुत मदद करने वाली है। अंत में इतना ही कहूंगा, देखो अगर वाकई में ठान के रखा है ना, करना है, सुन लीजिएगा, बात दिल से कह रहा हूं, अपनी आत्मा से बात कर रहा हूं, आपकी आत्मा तक पहुंचे तो वाकई में लगेगा कि हां अपना उद्देश्य पूरा हुआ। मुश्किल तैयारी नहीं है, मुश्किल यह है कि आप अपने हौसलों को निरंतर नियमित कैसे रख सको। सबसे बड़ी बात वो होती है, सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो ये चीज होता है, अरे बहुत होगा कंपटीशन, होने दो, एक सीट जो है वो तो खींच के निकालेंगे। ये बात अपने मस्तिष्क में रखो और अभी जितना पूछना है, जितना काम करना है, जितने तैयारी करनी है उसमें से चले जाओ। ठीक है, हाँ कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो बहुत डेप्थ में जाके पूछे गए, लेकिन एक बिंदु को डेप्थ में करोगे और बाकी बिंदु को लाइट में करोगे, ऐसा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें कहेंगे अपने स्तर पर करनी होती है। देखो मैराथन क्लास मैराथन होती है, मतलब उसके अंदर हम चीजों को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बट चीजों की ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि एक रेगुलर कोर्स भी अपनी जगह पर मायने रखता है। अंत में बस आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि निगाहें तू रख आसमां पर, बदल दे तू रुख दरिया का, तू बन जा वो समुंदर जो पार सके ना कोई, जो आग है तेरे अंदर ललकार सके ना कोई। बने हुए रहिएगा, 11 बजे वापस आपके नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं आपके आज के मैराथन क्लास के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक लेक्चर हैं। अभी 11 बजे आपके महेंद्र गोयल सर के द्वारा गणित का, मैथ्स का क्लास होने वाला है स्पेसिफिकली यूपीएसआई के एंगल से। फिर 1 बजे वापस अक्षय सर, उसके बाद 3 बजे सैदे सर। तो आज तो भैया खाना पीना जो भी करना है, चाय वाय सब कुछ ऑनलाइन रहकर ही करना है, ताकि क्या करें एक भी चीज को मिस नहीं कर पाए। निश्चिंत रहिए आरती सिंह जी, मैं समझ सकता हूं उनकी बात को कि सर कई चीजें डीप में आती हैं, लेकिन जहां पर डीप में जाना होगा वहीं पर डीप में जाना है, हर जगह पर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो यार एक थम्स अप कर दो, ताकि क्या है मेरी जो टीम है, मेरा जो परिवार है, वो भी अपने आप में थोड़ी सी प्रसन्नता लेकर आ जाए। आपका एक थम्स अप एक एनर्जी देता है एक और नई चीज करने के लिए। शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में उत्कर्ष ने आज एक मेहनत की है, आपको लग रहा है कि हाँ सर आपने जिस तरीके से वो पाठ्यक्रम वाली बात बताई थी शुरुआत के अंदर, किस तरीके से पाठ्यक्रम को टेबल के आगे लगा दो और फिर एक एक को चुन चुन के मारो, वो कॉन्सेप्ट वर्क कर सकता है। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ सर आज की क्लास में मजा आया है, तो जरूर थम्स अप करना और कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करो कैसी लगी आज की क्लास। मूल लॉ, मूल विधि जो है उसके समझ में आज की क्लास कैसी लगी, गिव मी थम्स अप। बताइए, लाइक का बटन ऑप्शन कर दो यार, लाइक का बटन दबा दो अगर आपको आज की क्लास में मजा आया है तो। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चीज को वाकई में एंजॉय किया, सबके साथ शेयर करना। देखो कभी भी किसी चीज को ये मत सोचो कि नहीं ये तो सिर्फ मैं देखूंगा, नहीं। दो मस्तिष्क जब टकराते हैं ना तो हमेशा कुछ न कुछ नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इस बात को हमेशा याद रखना और इसी तरीके से खुश रहो, एकदम चेहरे पर स्माइल रखते रहो। थैंक यू सो मच।